जय हिंद दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे विजन IAS PT 365 सीरीज़ में। और यह इकोनॉमी का मास्टर वीडियो होगा जो करीब 2.5 से 3 घंटे का होगा। और इसमें पूरा का पूरा यह बुक खत्म होने वाला है। एक मास्टर वीडियो हम लोगों ने पहले ही रिलीज़ किया हुआ है और यह दूसरा मास्टर वीडियो, दोनों मिला के पूरा बुक हम लोग कंप्लीट कर देंगे। यह करीब 2.5-3 घंटे का होगा और पिछले वाला 2-2.25 घंटे के आसपास का था। तो आप लोग दोनों ज़रूर देखें ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो सके और यह पूरा बुक एक ही बार में आपका कंप्लीट हो सके। आपसे बस ये अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, ताकि जब भी हम कोई इस तरह का वीडियो अपलोड करें जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप तक उसे पहुंचाने में आसानी हो और आप उसे जल्दी से जल्दी देख सकें और अपना रिवीजन कर सकें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने उन मित्रों तक शेयर करें जो इस बार का UPSC प्री देने वाले हैं, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके और वो भी इससे लाभान्वित हो सके। तो आइए शुरू करते हैं मास्टर वीडियो। या हमारे 4 वीडियो का कंपाइलेशन है, इसलिए यह वीडियो थोड़ा लंबा है, तो आप लोग इसे आराम से देखें और ज़रा भी टेंशन ना लें, बस देखते रहें। आप लोग को सब सारा समझ में आ जाएगा और आप लोग इसे अच्छे से एग्जाम में याद कर पाएंगे। तो मिलते हैं, आइए शुरू करते हैं हम लोग अपना मास्टर वीडियो आज का। जय हिंद दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस विजन IAS की PT 365 सीरीज़ में, जिसमें लोग इकोनॉमी कर रहे हैं। तो आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोगों ने पॉलिटी का पूरा सेक्शन कर लिया था। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा प्लेलिस्ट का, आप लोग जाइए उसे चेक कीजिए। और यह शायद चौथा वीडियो लेक्चर है हमारा, तो पिछले 3 वीडियो लेक्चर अगर आप लोग नहीं देखे तो उसका भी लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग उसे भी देख सकते हैं। आपको बस यही करना है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और वीडियो में बने रहें अंतिम तक। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस सुनते रहें, आपका रिवीजन हो जाएगा। और वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा बार सुनिएगा उतना अच्छा आपका रिवीजन होगा और उतना ही अच्छा आप लोग एग्जाम में परफॉर्म कर पाएंगे। आपसे बस ये अनुरोध है कि अगर आप लोग किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो इस बार का UPSC प्री देने वाला है तो उन तक इस वीडियो को जरूर पहुँचाएँ, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और हमारे साथ जुड़े रहे, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें तो आपको वो आसानी से मिल जाए। और इस चैनल पे आपको UPSC एग्ज़ाम आते आते तक बहुत सारे ऐसे UPSC मटेरियल मिलेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। तो बस हमारे साथ जुड़े रहे और आज शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना कंटिन्यू टॉपिक, जिसे हम लोगों ने पिछले बार छोड़ा था, जहाँ पर छोड़ा था वहीं से आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, वो यहाँ से है लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम LRS। तो आइए शुरू करते हैं। Under the RBI's liberalized remittance scheme (LRS), the finance minister has included the overseas use of credit card by an Indian resident within the $250,000 limit per financial year अप्रैल से मार्च तक। More on the news क्या है तो current status. Until now, a provision in the Foreign Exchange Management Current Account Transaction FEMCAT Rule 2000 excluded residents Indians overseas use of credit card during foreign travel from the $250,000 cap. Debit card transaction abroad are already accounted for in LRS FEMCAT rule. They have been brought out under the Foreign Exchange Management Act 1999 FEMA. Under FEMA, all resident Indians are free to buy or sell foreign exchange for any current account transaction except for those transactions for which withdrawal of foreign exchange has been prohibited by the central government. Demographic affected क्या होगा तो the regulation will impact spending by high net worth individual HNIs during foreign visit. Applicability of tax collected at source TCS क्या होगा तो TCS is a type of tax collected by the seller of selected goods and services from the buyer, and in the context of foreign remittance transaction, the tax is collected when individuals spend money abroad. Union Budget 2023-24 proposed maintaining 5% TCS for foreign remittance exceeding ₹5 lakh toward education and medical treatment. Similarly, it proposed no change in the 0.5% TCS on foreign remittance exceeding ₹7 lakh towards education through loan from financial institutions. However, for foreign remittance for other purposes under LRS and purchase of an overseas tour program, it proposed hiking the TCS from 5% to 20%. Background of LRS क्या है तो इंसेप्शन द LRS स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2004। ऑब्जेक्टिव क्या था तो टू लिबरलाइज द एग्जिस्टिंग फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एंड फैसिलिटेट द स्मूथ ट्रांसफर ऑफ फंड्स अब्रॉड बाय इंडियन रेसिडेंट्स। एप्लीकेशन क्या होगा तो और रेसिडेंट इंडिविजुअल आर अलाउड टू फ्रीली रेमिट अप टू $2.5 lakh per financial year for any permissible current or capital account transaction or a combination of both. Individual requires
The RBI's prior permission to make any remittance above this threshold. The scheme is not available to corporate, partnership firm, HUF, trust, etc. The remittance can be made in any freely convertible foreign currency. Prohibited versus permissible remittance. Prohibited remittance कौन कौन सा है? तो for purpose specifically prohibited under Schedule 1 or restricted under Schedule 2 of FEMCAT rules for trading in forex abroad. Capital account remittance to countries identified by FATF as non-cooperative countries, to those individuals and entities identified as posing risk for committing act of terrorism, for gifting to another resident in foreign currency. Permissible remittance क्या है? तो प्राइवेट विजिट टू एनी कंट्री एक्सेप्ट नेपाल एंड भूटान, गिफ्ट और डोनेशन, गोइंग अब्रॉड फॉर एम्प्लॉयमेंट, immigration, maintenance of close relative abroad, travel for business or conference or specified training of or for medical expenses, studies abroad. अगला टॉपिक है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी. न्यूज़ में क्यों था? तो रेटिंग एजेंसी मूडी हैज़ affirmed a Baa3 rating on India and maintained a stable outlook on the Indian economy. Global Credit Rating Agency CRA's sovereign rating across the credit worthiness of country and are a key gauge for investor, covering more than $66 trillion in sovereign debt. The credit rating agency act as gatekeeper to global capital. Currently, India is rated investment grade by three major credit rating agencies: CRA's Standard and Poor, S&P, Moody, and Fitch. There are several criteria behind rating a government's credit worthiness. पहला है political risk, taxation, currency value, and labor law. Another is sovereign risk, where a country's central bank can exchange its foreign exchange regulations. क्रेडिट रेटिंग इन इंडिया क्या क्या है? तो इन इंडिया द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी रेगुलेट्स ऑल क्रेडिट रेटिंग फर्म अंडर द सेबी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी रेगुलेशन 1999. देयर आर 7 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इन इंडिया. कौन सा है? तो क्रिसिल है, केयर है, इकरा है, एक्यूट रेटिंग है, ब्रिकवर्क रेटिंग है, इंडर रेटिंग एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड है, एंड इन्फॉर्मिस वैल्यूएशन एंड रेटिंग प्राइवेट लिमिटेड. वाट डू दे डू? मतलब ये करते क्या? तो एम्पावर मार्केट पार्टिसिपेंट्स विद टाइमली इन्फॉर्मेशन एंड अनबायस्ड ओपिनियन, हेल्प द फाइनेंशियल मार्केट ग्रो एंड बी मोर efficient. नेक्स्ट है इवेल्यूएट एंड एक्सिस एंड इंडिविजुअल्स और कंपनीज क्रेडिट वर्थनेस. रोल ऑफ क्रेडिट रेटिंग क्या होगा? पहले देख लेते हैं. रेटिंग सिंबल इज एक्सप्लेन्ड. तो सिंबल क्या क्या करता है? ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, ये देखते हैं. तो ट्रिपल ए हो जाएगा हाईएस्ट डिग्री ऑफ सेफ्टी रिगार्डिंग टाइमली सर्विसिंग ऑफ डेट ऑब्लिगेशन. डबल ए हो जाएगा हैव हाई डिग्री ऑफ सेफ्टी. सिंगल ए हो जाएगा हैव एडुकेट डिग्री ऑफ सेफ्टी. ट्रिपल बी हो जाएगा हैव मॉडरेट डिग्री ऑफ सेफ्टी. डबल बी हो जाएगा हैव मॉडरेट रिस्क ऑफ डिफॉल्ट. सिंगल बी हो जाएगा हैव हाई रिस्क ऑफ डिफॉल्ट. सी हो जाएगा हैव वेरी हाई रिस्क ऑफ डिफॉल्ट. एंड डी हो जाएगा इन डिफॉल्ट और आर एक्सपेक्टेड टू बी इन डिफॉल्ट सून. रोल ऑफ क्रेडिट रेटिंग क्या होगा? तो पहला हो जाएगा हेल्प इन्वेस्टर टू मेक वेल इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस. सेकंड हो जाएगा इनकरेज एंटिटीज टू पे ऑन टाइम. थर्ड हो जाएगा डिपिक्ट लाइवलीहुड ऑफ अ बोरोवर टू डिफॉल्ट और रीपे अ लोन विथ इंटरेस्ट. लास्ट हो जाएगा इनेबल नेशन एंड स्टेट टू सेल बॉन्ड्स टू इन्वेस्टर इन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट. अगला टॉपिक है इंक्रीज इन IMF कोटा. क्या हो जाएगा? तो न्यूज़ में क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF एक्सक्लूसिव ब्रॉड अप्रूव्ड अ प्रपोजल टू इंक्रीज इन IMF कोटा. मोर इन द न्यूज़ में क्या होगा? बोर्ड proposed a 50% quota increase allocated to members in proportion to their current quotas. Now the proposal will be considered and voted on by the board of governors, after which it will be made effective. Significance of the rise in quota क्या होगा? तो help safeguard global financial stability by enhancing the IMF permanent resources, reducing reliance on borrowed resource. Currently, the fund relied on bilateral borrowing arrangement and pledges to a crisis lending fund called the new
arrangement to borrow for nearly 60% of its lending resource. About IMF quota क्या है, तो quota are the building block of IMF financial and governance structure. Quotas are denominated in special drawing rights SDRs. The IMF unit of account. यूज ऑफ कोटा इज टू डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन करने के लिए, तो पहला है रिसोर्स कंट्रीब्यूशन ऑफ अ मेंबर, सेकंड इज वोटिंग पावर इन आईएमएफ डिसीजन, मेंबर गेट 1 वोट पर SDR 1 लाख ऑफ कोटा प्लस मोर बेसिक वोट्स which are the same for all members. Amount of loan a member can obtain from the IMF, मतलब कितना लोन वहाँ से मिल सकता है. एंड लास्ट इज जनरल एलोकेशन ऑफ SDRs. India currently has quota of 2.7% with voting rights of 2.63%. इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, देख लेते हैं. तो जेनेसिस क्या है, तो फंडेड एट द ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस इन 1944. कंट्रीज मस्ट फर्स्ट ज्वाइन द IMF टू बी एलिजिबल टू ज्वाइन द वर्ल्ड बैंक ग्रुप. हेडक्वार्टर इसका है वाशिंगटन DC में. रोल इसका क्या है, तो IMF हैज़ 3 क्रिटिकल मिशंस. पहला है furthering international monetary cooperation, second is encouraging the expansion of trade and economic growth, and last is discouraging policies that would harm prosperity. Member इसका है 193 countries including India. Connections क्या है, तो it cooperates closely with other groups including G20 and supports the G20 effort to sustain international economic cooperation through its mutual assessment process. की रिपोर्ट क्या है, तो वर्ल्ड बैंक आउटलुक एंड ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट. यहाँ पे IMF कोटा फार्मूला क्या है, तो इकोनॉमिक वैल्यू 15%, इंटरनेशनल रिजर्व है 5%, GDP है 50% और ओपननेस टू द ग्लोबल इकोनॉमी है 30%. अगला टॉपिक है एग्रीकल्चर से. तो एग्रीकल्चर में पहला न्यूज़ था फर्टिलाइजर्स सेक्शन इन इंडिया. तो न्यूज़ में क्या था, तो रिसेंटली द कैबिनेट कमिटी on Economic Affairs CCEA has approved a unique package of innovative scheme for farmer with a total outlay of 3.70 lakh crore. Key highlights of approved scheme क्या है, तो PM program for restoration, awareness generation, nourishment and amelioration of Mother Earth. PM Pranam announced in budget 2023-24 to incentivize state UT to promote alternate fertilizer and balance use of chemical fertilizer. Market development assistance MDA for promoting organic fertilizer from Govardhan galvanizing organic bioagro resource dhan plant. Govardhan was launched in 2018 under the Swachh Bharat Mission Gramin SBMG to positively impact village cleanness and generate wealth and energy for cattle and organic waste. Introduction of sulfur coated urea gold for the first time to address the sulfur deficiency of soil and save input cost for the farmer. Urea gold is more economical and efficient than the currently used neem coated urea. Urea subsidy scheme, a central sector scheme, has been extended for another 3 years till March 2025 to maximize indigenous production of urea to reach self-sufficiency level by 2025. Fertilizer industry in India क्या है, तो it is one of the 8 core industries. Urea account for over 2/3 of overall fertilizer consumption. The major requirement of potash is met through imports. Fertilizer are classified as primary, secondary and micronutrient. Primary fertilizers are further classified on the type of nutrients they supply to soil such as nitrogenous urea, phosphatic, diammonium phosphate DAP and potassic muriate or potash MOP fertilizer. Secondary fertilizer include calcium, magnesium and sulfur, while micronutrients include iron, zinc, boron, chloride, etc. इंडिया फर्टिलाइजर सेक्टर में क्या हो जाएगा, तो सेकंड लार्जेस्ट फर्टिलाइजर कंज्यूमिंग कंट्री आफ्टर चाइना, थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो जाएगा और अमंगस्ट वर्ल्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ फर्टिलाइजर मटेरियल हो जाएगा. फॉस्फोरस सेक्टर में देखते क्या, तो न्यूज़ में क्यों था, तो सेवरल सर्वे एंड रिसर्चेज हैव इंडिकेटेड दैट इंडिया इज फेसिंग डेफिशिएंसी इन ऑब्टेनिंग फॉस्फोरस. मोर अबाउट द न्यूज़ में क्या होगा, तो इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ फॉस्फोरस, मोस्ट ऑफ इट फ्रॉम द कैडमियम लेड deposit of West Africa. Phosphate rock are mostly produced only from 2 states in India, namely Rajasthan and Madhya Pradesh. Some deposits are also present in the central part of peninsular India, that is Lalitpur, Uttar Pradesh, Mussoorie,
Mussoorie Syncline and Kuduppa Basin, Andhra Pradesh. Concern with phosphorus availability. At most places, phosphorus coexists with cadmium, a heavy metal whose removal is expensive. Handful of countries such as Morocco, Western Sahara, China, Algeria, etc. control most of the world's reserve of phosphorus, which is a major geopolitical concern. Harmful effect of phosphorus क्या होगा तो much of phosphorus is lost directly to water bodies or agriculture runoff and through sewage which lead to growth of toxic algal bloom. Cadmium laden fertilizer are often applied to the soil, absorbed by crop, and consumed bioaccumulating in human body, accelerating heart disease. Ways to reduce phosphorus paucity क्या है तो पहला है reduce use of chemical fertilizer through precious agriculture. Second is adaptation of low input agroecological approach. And third is mining urban sewage to produce phosphorus. अगला न्यूज़ है माइनर इरिगेशन. न्यूज़ में क्या था तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति recently released a sixth census report on minor irrigation scheme. The first census was conducted with the reference year 1986-87 with the report published in 1993. About minor irrigation MI क्या है तो classification. Irrigation project in India are classified in three categories via major, medium and minor irrigation. Major irrigation project cultivable command area CCA of more than 10,000 hectare. Cultivar command area CCA is an area which can be physically irrigated from a scheme and is fit for cultivation. Medium irrigation project CCA of less than 10,000 hectare but more than 2,000 hectare. Minor irrigation project CCA of 2,000 hectare or less. Sources में क्या है तो minor irrigation project have both surface and ground as their source, while major medium project mostly exploit surface water resource. Minor irrigation MI sector as a whole is implemented by state government and state have the state specific scheme. Categories of minor irrigation scheme में क्या होगा तो पहला है ground water scheme consisting of dug wells, bore wells, shallow tubes wells, medium tube wells and deep tube wells. Surface flow scheme में क्या हो जाएगा तो consist of tank, check dams, structure for conservation come ground water recharge. Rationalization of minor irrigation statistics RMIS. The centrally sponsored plan scheme was launched in 1987 and 88. Later it became a part of the Central Sector Plan Scheme Development of Water Resource Information System DWRIS. The main objective of RIMS scheme is to build up a comprehensive and reliable database in the minor irrigation MI sector for effective plan and policy making. Key highlights of the report क्या है तो first census of water body. It was conducted in convergence with the sixth major irrigation scheme using 2017-18 as the reference year. Its objective was to develop a national database for all water bodies. Minor irrigation scheme in India क्या हो जाएगा तो 23.14 million minor irrigation scheme were reported in the country from 695 districts. 94.8% of minor irrigation scheme are groundwater based, and the rest 5.2% are surface water scheme. Uttar Pradesh possesses the largest number of minor irrigation scheme in the country, followed by Maharashtra, Madhya Pradesh, and Tamil Nadu. Dug well have the highest share in MI scheme, followed by shallow tube wells, medium tube wells, and deep tube wells. Increase of 1.42 million in minor irrigation scheme as compared to the fifth census. Ownership of minor irrigation scheme 96.6% are privately owned, whereas 3.5% are under public ownership. Out of all individually owned scheme, 18.1% are owned by women. Usage of scheme 97% of irrigation scheme are in use. Next is भारतीय बीज सहकारी समिति BBSSL, भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड. न्यूज़ में क्यों था तो रिसेंटली द भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड BBSSL was established in 2023 to provide certified and scientifically prepared seeds to every farmer in the country. About BBSSL, it was established under the Multi-State Cooperative Societies MSCs Act of 2002. It was contribute to the field of traditional seeds conservation
promotion and research. Traditional seeds have to be conserved and passed on to the coming generations so that the production of healthy grains, fruit and vegetables continues. It is jointly promoted by पहला Indian Farmer Fertilizer Cooperative Limited IFCO. Next is कृषक भारती Cooperative Limited क्रिबको. National Agriculture Cooperative Market Federation of India NAFED. National Dairy Development Board NDDB. National Cooperative Development Corporation NCDC. BBSSL and other cooperative societies are playing a key role in ensuring the welfare of farmers. सीड सर्टिफिकेशन, तो ये क्या है, तो न्यूज़ में क्यों था, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर MOA एंड FW लॉन्च्ड. साथ ही सीड ट्रेसेबिलिटी ऑथेंटिकेशन एंड होलिस्टिक इन्वेंट्री पोर्टल. मोर ऑन द न्यूज़ में क्या है, तो इट इज़ सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन सिस्टम डिजाइन टू डील विथ challenges of seed production, quality seed identification and seed certification. Seed authenticity can be traced through a QR system. Portal has been developed by National Informatics Center in collaboration with MOA and FW on theme of Uttam Bij Samriddh Kisan. Seed with validation certification. Valid certification can only be sold by valid licensed dealer to centrally registered farmer who will receive subsidy through DBT directly in their pre-validated bank account. In India, legal status to seed certification was given by enactment of Seed Act 1966. Seed certification is voluntary but labeling is compulsory in India. India established protection of plant varieties and farmer rights PPV and FR Authority under PPV and FR Act 2001 to ensure availability of quality seed and planting material to farmer. Issues with seed certification, क्या क्या इशू है, तो पहला है unpredictability of demand of certified seeds. Next is short shelf life. Certified seeds are only good for one season. Next is lack of effective monitoring to control seed quality. And last is lack of access to certified seeds due to infrastructure gap. अगला है फूड स्टोरेज इन इंडिया, तो इसमें क्या न्यूज़ में क्यों था, द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ एन इंटर मिनिस्टरियल कमिटी MIC फॉर द फैसिलिटेशन ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लांट इन द कॉर्पोरेटिव सेक्टर. मोर अबाउट द न्यूज़ में क्या है, तो एम क्या है इसका, तो स्ट्रेंथनिंग फूड सिक्योरिटी, रिड्यूसिंग वेस्टेज एंड एम्पावरिंग फार्मर बाय क्रिएटिंग godown and agriculture infrastructure at the primary agriculture credit society PACS level. PACS are village level cooperative credit societies that serve as the last link in the three-tier cooperative credit structure headed by the state corporate bank SEB at the state level. PACS are involved in short-term lending or what is known as core loans, crops loans. Implementation क्या है, तो to ensure timely and uniform implementation of the plan. The Ministry of Corporation would implement a pilot project in at least 10 selected districts of different states. Convergence of the several schemes under the plan referred to the image. देखते हैं कौन कौन सा है, तो स्कीम आइडेंटिफाइड फॉर कन्वर्जेंस. पहला मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, तो इसके अंदर है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड AIF, एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम AMI, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर MIDH, सब मिशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन SMAM. नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज स्कीम PMFME. अगला है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना PMKSY. नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, उसके अंदर पहला है एलोकेशन ऑफ फूड ग्रेन अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013. एंड नेक्स्ट इज प्रोक्योरमेंट ऑपरेशन ऑफ एट मिनिमम सपोर्ट प्राइस फूड ग्रेन मैनेजमेंट इन इंडिया. तो क्या है, तो टोटल प्रोडक्शन इसका, इंडिया हैव बीन प्रोड्यूसिंग अबाउट 310 मिलियन टन ऑफ फूड ग्रेन पर ईयर फॉर द लास्ट 2 years. फूड ग्रेन प्रोक्योरमेंट मैकेनिज्म इन इंडिया क्या है, तो पहला सेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट सिस्टम. The procurement of food grain in the central pool is undertaken either by the Food Corporation of India, that is FCI, directly or by state government agencies which hand over the stock to FCI.
Decentralized procurement scheme. It introduced in 1997-98. Food grain are procured and distributed by the state government themselves. Distribution of food grain में क्या होगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू FCI has assumed the responsibility for procurement, storage, transportation and bulk allocation of food grain to the state government. The operational responsibility including allocation with the state, identification of eligible farmer, issue of ration card and supervision of the functioning of fair price shop etc with the state government. यहाँ पे सस्टेन्ड इंक्रीज इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन इंडिया मिलियन टन्स में दिखा रहा है। तो जो ब्राउन कलर का है वो ऑयल सीड्स का है और जो पर्पल कलर का है वो पल्सेस का है और जो लाइंस है वो टोटल फूड ग्रेन दिखा रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कैसे 2014-15 से 2021-22 में इंक्रीमेंट होते गया रेगुलर इसमें। नेक्स्ट टॉपिक इज मैनेजिंग फूड इन्फ्लेशन इन इंडिया। न्यूज़ में क्यों था, तो इन द इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन ICR has established that measures to curb inflation including banning cereal export has cost farmer at least 45,000 crore in 2023। मोर ऑन द न्यूज़ में क्या है, तो टू कर्ब फूड इन्फ्लेशन गवर्नमेंट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड ऑफ फूड commodities and imposed export taxes to boost supplies which have dented farmers' income. Release of government's own stock of grain at sustainably lower price than market rate also resulted in a potential loss of an additional 548 rupees a quintal to farmer. Inflation measurement in India क्या है, तो होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI measures the inflation at the wholesale level while consumer price index CPI calculates inflation at the retail level. WPI consider price change of goods only while CPI consider both goods and services. WPI gives more weightage to manufactured good whereas CPI give more weightage to food grains. WPI is released by the economic advisor in the Ministry of Commerce and Industry. The National Statistical Office NSO Ministry of Statistics and Program Implementation MOSPI also releases All India Consumer Price Index. यहाँ पे ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ग्रुप में पहले क्या क्या है, तो फूड ग्रेन एंड बेवरेजेस को 45.9% शेयर मिला है, पान तंबाकू एंड इंटॉक्सिक को 2.4% शेयर है, क्लॉथिंग एंड फुटवेयर को 6.5% है, फ्यूल एंड लाइट को 6.8% है, हाउसिंग को 10.1% है एंड मिसलेनियस को 28.8% वेटेज दिया हुआ है। फूड इन्फ्लेशन इन इंडिया, तो रिटेल इन्फ्लेशन टचेस 6.83 विथ फूड इन्फ्लेशन 9.2% इन अगस्त 2023। मेजर कंट्रीब्यूटर टू करंट फूड इन्फ्लेशन इंक्लूड टोमेटोज, ऑनियन, cereals, wheat and rice etc. Wheat inflation is due to domestic and global factors like heat wave, unseasonal rain and the Russia-Ukraine war. Factor affecting India's food inflation in the long term क्या क्या है, तो पहला मानसून variability which is further aggravated by climate change. Second is global commodity price include food as well as crude oil price. Third is global governmental policies including the MSP policy. And fourth is infrastructure availability such as storage and distribution system. Next है in exchange rate fluctuation affect agri trade and thus agri prices. अगला है outbreak of pest and disease can affect crop yield and price. अगला है the mechanism for price monitoring and control. Price monitoring division PMD क्या है, तो प्राइस मॉनिटरिंग डिवीजन इज द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर मॉनिटर्स द प्राइस ऑफ सेलेक्टेड इसेंशियल कमोडिटीज। पहला है इट एनालाइजेज द प्राइस सिचुएशन एंड गिव एडवांस फीडबैक फॉर टेकिंग प्रिवेंटिव मेजर्स। सेकेंड इज इट इम्प्लीमेंट्स कमोडिटी स्पेसिफिक market intervention scheme to give temporary relief. Next is the center target around 750 PMCs, one in each district, to monitor the price of 22 essential food commodities. Reference image, तो 22 essential commodities for price monitoring कौन कौन सा है, फूड ग्रेन्स के अंदर आता है राइस, वीट, आटा, पल्स के अंदर आता है ग्राम, तूर, उड़द, मूंग, मसूर, एडिबल ऑयल के अंदर आता है ग्राउंडनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, वनस्पति, सोया ऑयल, सनफ्लावर ऑयल एंड पाम ऑयल। वेजिटेबल्स के अंदर आता है पोटैटो, ऑनियन एंड टोमेटो। अदर आइटम में आता है शुगर, गुड़, मिल्क, टी एंड सॉल्ट। Essential Commodity Act 1995. It empowered the central government to control the production, supply, distribution, trade and commerce of certain commodities.
The act can impose stock limit on essential commodity to regulate their price and availability in the market. Other measures to manage food inflation क्या क्या है? पहला है ऑपरेशन ग्रीन. It was launched in the line of Operation Flood to promote farmer producer organization FPOs, processing facilities, price stabilization and market intelligence to prevent localized gulls. Price Stabilization Fund PSF. The intervention aimed to regulate price viability through procurement of selected produce, maintenance of buffer stock and regulated release in the market. नेक्स्ट है एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन लाइक एक्सपोर्ट बैन, मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस, MEP, ETC. अगला है डायरेक्ट सपोर्ट टू फार्मर्स थ्रू सब्सिडीज, इनकम सपोर्ट एंड MSP. अगला है सप्लाई साइड मेजर लाइक इम्प्रूविंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, प्रोमोटिंग डाइवर्सिफिकेशन, ETC. अगला टॉपिक हमारा है एक्वाकल्चर सेक्टर. न्यूज़ में क्यों था? द पार्लियामेंट हैज़ इनेक्टेड कोस्टल एग्रीकल्चर अथॉरिटी अमेंडमेंट एक्ट 2023. मोर ऑन द न्यूज़ में क्या है? द एक्ट अमेंडेड सर्टेन प्रोविजन ऑफ द कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी CAA एक्ट 2005 एंड डिक्रिमिनलाइज ऑफेंस अंडर इट. इंडियाज फिशर सेक्टर में क्या कहा जाएगा? तो फर्स्ट इन इनलैंड कैप्चर फिश प्रोडक्शन, सेकेंड इन एक्वाकल्चर फिश प्रोडक्शन, थर्ड in overall fish production, and fourth in export of fish and fisheries product. This 2005 Act established the Central Aquaculture Authority to regulate coastal aquaculture. It aimed at promoting ease of doing business and fine-tuning the operation procedures of the Coastal Aquaculture Authority. यहाँ पे देखा रहा है एक्वाकल्चर. इट इज़ द फार्मिंग ऑफ फिश, सीवीड्स एंड अदर एक्वाटिक स्पेसीज. तो क्या क्या इसके अंदर देख लेते हैं. पहला है सबमर्ज्ड केजेस एंड नेट पैंस. सबमर्ज्ड केजेस एंड नेट पैंस आर यूज्ड टू फार्म फाइन फिश इन द ओशियंस. अगला है लाइन आर यूज्ड टू फार्म सीवीड्स एंड बिवलेस लाइक मुसेल्स इन द ओशियन. अगला है बॉटम कल्चर. लाइन ट्रेज और बैग्स आर यूज्ड टू फार्म सीवीड्स एंड bivalves like oysters in shallow coastal areas. अगला है ponds and tanks. Ponds and tanks are used to farm fine fish and swamps on land or coastal or freshwater areas. की प्रोविजन ऑफ द एक्ट क्या है? तो कोस्टल एग्रीकल्चर. द एक्ट डिफाइंस कोस्टल एग्रीकल्चर एज द रियरिंग एंड कल्टिवेशन ऑफ एनी लाइफ स्टेजेस ऑफ फिश इंक्लूडिंग crustacean, molluscs, fine fish, seaweed, or any other aquatic life under controlled condition, either indoor or outdoor, in saline or brackish water in coastal area. It also includes activities such as the production of broadstock seed and grow out, but does not include freshwater agriculture. Scope क्या है? तो it expands the scope of CAA Act beyond coastal agriculture farms to cover all the vertical and activities of coastal aquaculture for its sustainable development. Regulation of allied coastal agriculture activities. The Act prohibits coastal aquaculture activity in economically sensitive zone ESA, no development zone NDZ, and within coastal regulation zone CRZ. Although some allied activities like seaweed culture, nucleus breeding center etc. has exempted from this regulation. Changes to Coastal Aquaculture Authority. The composition of CAA. The Act adds a representative from the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying as a member. Increased scope क्या है? The Act enhances the scope of regulation by requiring any facility that is engaged in coastal aquaculture or any allied activity to be regulated as a coastal aquaculture unit. Expanded function में क्या हो जाता है? The Act adds that the authority shall regulate coastal aquaculture input, monitor aquaculture unit and fix environmental standards. Decriminalization क्या हो जाएगा? The Act removes the imprisonment provision of the Act for its contravention and replaces them with sustainable monetary and other penalties. Education and appeals में क्या हो जाएगा? Under the Act, the central government may authorize an officer of at least under secretary level to adjudicate penalties.
इनलैंड फिशरीज में क्या हो जाएगा, तो न्यूज़ में क्यों था इनलैंड फिशरीज, तो इंडिया हैज़ रिसेंटली ओवरटेकन चाइना टू बिकम द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ इनलैंड कैप्चर वाटर फिशरीज, thereby emerging as one of the top 3 fish producing countries in the world. About inland fisheries क्या है, तो inland fisheries refers to the harvesting, management and conservation of fishes generally in fresh water bodies such as river, lake, reservoir, pond, etc. It is mainly done by 2 methods. पहला है capture fish, obtaining fish directly from lake, river or pond with the help of fishing gears or net, etc. Next is culture fisheries, raising and harvesting fish in controlled environment with the tool of breeding और फीड मैनेजमेंट etc. यहाँ पे इंलैंड फिशरीज ट्रेंड देख सकते हैं इंडिया का, तो नीचे एक्स एक्सिस पे दिया हुआ इंलैंड फिश प्रोडक्शन हैज़ डबल्ड पास्ट 9 ईयर टू 131 लाख टन। एक्स एक्सिस पे टाइमलाइन दिया हुआ है 1995, 2000, 2005, 2010, 2015 एंड 2020, और वाई एक्सिस पे फिश प्रोडक्शन इन मैट्रिक मिलियन टन दिया हुआ है। तो ब्लू लाइन है जो इनलैंड प्रोडक्शन का है और ग्रीन लाइन जो है वो मेराइन प्रोडक्शन का है। तो 2000 ऑनवर्ड इनलैंड फिश प्रोडक्शन स्टार्टेड सीकिंग अ पीक इन इंडिया, मतलब बहुत तेज़ी से आगे बढ़ गया। टाइप ऑफ इनलैंड फिशरीज क्या क्या हो सकता है, तो पहला टैंक एंड पॉन्ड्स, कल्चर बेस्ड फिशरी इज प्रीडोमिनेंट। नेक्स्ट इज कोल्ड वाटर फिशरीज, अपॉर्चुनिटी फॉर प्रमोशन ऑफ ओमेगा पैट टॉट इन हिमालयन स्टेट। अगला है केज कल्चर इन रिजर्वायर, प्रोमोटिंग कल्चर बेस्ड फिशरीज इन स्मॉल एंड मीडियम रिजर्वायर। अगला है ब्रैकिश एंड सलाइन एक्वाकल्चर, mainly from shrimp aquaculture and transforming wastage land to wetlands. Next है ornamental fisheries. India has diverse more than 125 variety of fisheries. अगला है riverine fisheries. River ranching can be used for conservation of indigenous fisheries resources. अगला टॉपिक है क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर द लाइवस्टॉक सेक्टर। तो न्यूज़ में क्यों था, तो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी DAHD, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी हैज़ लॉन्च द फर्स्ट एवर क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर द लाइवस्टॉक सेक्टर। न्यूज़ में क्यों था, तो मोर इन न्यूज़ में क्यों था, तो DAHD हैज़ एस्टैब्लिश्ड अ क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट ऑफ 750 crore which will provide credit guarantee coverage of up to 25% of the credit facilities extend to the MSMEs. It aims to strengthen credit delivery system and facilitate smooth flow of credit to the MSME engaged in the livestock sector. It will be under the Animal Husbandry Infrastructure Development Fund AHIDF. About AHIDF क्या है, तो it is central sector scheme established under the आत्मनिर्भर भारत stimulus package. It incentivizes investment by individual entrepreneur, private companies, MSME, farm producers, organization, FPOs and Section 8 companies to establish क्या, तो पहला है डेयरी प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट इज मीट प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर। अगला एनिमल फीड प्लांट। नेक्स्ट इज ब्रीड इम्प्रूवमेंट टेक्नोलॉजी एंड ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म। अगला है सेटिंग अप ऑफ वेटनरी एंड ड्रग प्रोडक्शन फैसिलिटीज। नेक्स्ट इज एनिमल वेस्टेज टू वेल्थ मैनेजमेंट, एग्री वेस्ट मैनेजमेंट। अगला है फिनेंशियल सपोर्ट इन द स्कीम, इंटरेस्ट सबवेंशन ऑफ 3%, लोन अप टू 90% ऑफ टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट फ्रॉम एनी शेड्यूल्ड बैंक, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NCDC। अबाउट लाइवस्टॉक सेक्टर क्या है, तो एनिमल हस्बेंड्री इज अ स्टेट सब्जेक्ट। As per the 20th livestock census, the total livestock increased by 4.8% over the livestock census 2012. Type of animal husbandry include क्या क्या include करता है, तो dairy animal, caring for dairy animal like cows, buffaloes, sheep and goats, poultry farming, commercial rearing and breeding of birds, fish farming, beekeeping, apiculture etc. Do you know में देखते क्या, तो father of white revolution in India is पद्म विभूषण Dr. वर्गीस कुरियन. He led Operation Flood to make India the biggest milk producing nation in the world. बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2023 की फाइंडिंग ऑफ द सर्वे फ्रॉम 2018-19 to 2022-23। तो क्या है, पहला है कमोडिटी, फिर है ग्रोथ स्टेटस, फिर है मेजर कंट्रीब्यूटर। तो मिल्क प्रोडक्शन वाइट रेवोल्यूशन इंक्रीज्ड बाय 22.81%। मेजर कंट्रीब्यूटर में क्या होगा, तो उत्तर प्रदेश फॉलोड बाय राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड गुजरात। नेक्स्ट इज एग प्रोडक्शन, दैट इज सिल्वर रेवोल्यूशन इंक्रीज्ड बाय 33.1%।
मेजर कंट्रीब्यूटर में है आंध्र प्रदेश, फॉलोड बाय तमिलनाडु, तेलंगाना एंड वेस्ट बंगाल। अगला है मिड प्रोडक्शन, दैट इज पिंक रेवोल्यूशन, इंक्रीज्ड बाई 20.39%। इसमें सबसे आगे उत्तर प्रदेश, फॉलोड बाय वेस्ट बंगाल। अगला है वुल प्रोडक्शन, इंक्रीज डिक्रीज्ड हो गया इसमें 16.84%, पहला है राजस्थान और फॉलोड बाय जम्मू कश्मीर। इश्यूज विथ इंडियाज लाइवस्टॉक सेक्टर, क्या इशू है? तो लो प्रोडक्टिविटी। द एवरेज एनुअल मिल्क ईल्ड इन इंडिया कैटल इज 1172 kg, which is only 50% of the global average. Shortage of feed and fodder. India has 2.3% of land area of the world to maintain nearly 10.7% of global livestock. Animal health में क्या हो जाएगा? Increased susceptibility of livestock to various diseases including exotic diseases. Suboptimal state support. Livestock sector receive only 12% of public expenditure on agriculture and allied sector against 25.6% contribution of livestock in total agro GDP. Marketing, processing and value addition. Absence of necessary infrastructure like dairy processing units, meat processing plant and carcass utilization center etc. Livestock and environment. Climate change and global warming may have serious implications in the form of heat stress, loss of animal habitat, vector-borne disease. नेशनल टर्मरिक बोर्ड, तो ये न्यूज़ में क्यों था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज नोटिफाइड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल टर्मरिक बोर्ड इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना। अबाउट नेशनल टर्मरिक बोर्ड क्या है? तो एस्टैब्लिश टू इंक्रीज अवेयरनेस एंड कंजम्पशन ऑफ टर्मरिक एंड डेवलप न्यू मार्केट इंटरनेशनली टू इंक्रीज एक्सपोर्ट। दिस प्रपोज्ड बोर्ड इज टू वर्क अंडर द एजिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। कंपोजिशन ऑफ बोर्ड में क्या क्या हो जाएगा? तो पहला हो जाएगा चेयरपर्सन सिलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकंड इज सेक्रेटरी अपॉइंटेड बाय द बोर्ड बाय द कॉमर्स मिनिस्ट्री। नेक्स्ट हो जाएगा 4 मेंबर रिप्रेजेंटिंग द मिनिस्ट्रीज ऑफ कॉमर्स, एग्रीकल्चर, आयुष एंड फार्मास्यूटिकल्स। नेक्स्ट हो जाएगा मेंबर्स फ्रॉम नेशनल स्टेट इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व इन रिसर्च, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ टर्मेरिक फार्म एंड एक्सपोर्टर एमंग देम। की ऑब्जेक्टिव ऑफ बोर्ड क्या हो जाएगा? तो credit demand in domestic and international market through promoting new product and value addition. अगला है create and improve infrastructure and logistic for exports of turmeric and turmeric products. अगला है ensure quality and safety standard across the supply chain of turmeric. Next is document the traditional knowledge related to use of turmeric and its applications. अगला है encourage studies, clinical trial and research on medical health and wellness enhancing properties of turmeric. अगला न्यूज़ है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड। इसे हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। इस वीडियो लेक्चर को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको हमारी यह पहल कैसी लगी। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें बहुत आवश्यकता होती है और इसी से हम प्रोत्साहित होकर और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बनाकर लाते हैं। इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोगों ने अपना व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप का। तो अगर आप लोगों को किसी को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग उस पर कमेंट कर सकते हैं या फिर उस पर मैसेज कर दीजिएगा, तो आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा। तो बस रिवाइज़ करते रहिए, जितना ज़्यादा रिवाइज़ कीजिएगा उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए। और बस अगर आपसे ये अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सपोर्ट नहीं किया तो आप प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए रिवाइज़ करते रहिए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस विजन IAS PT 365 सीरीज़ में। हम लोग इकोनॉमी कर रहे हैं, तो इसमें हम लोगों ने कई सारे लेक्चर्स कर लिए थे। आज हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। हमारा 7th सेक्शन चल रहा था एग्रीकल्चर, और उसी में हम कंटिन्यू कर रहे थे। आज हमारा नाबार्ड होने वाला 7.11 नंबर पॉइंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड। तो आपसे बस ये अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें बहुत आवश्यकता रहती है और इसी से हम प्रोत्साहित होकर और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बना कर लाते हैं। और इसी के साथ हमने पॉलिटी का पूरा सीरीज़ किया हुआ है 365 PT का, तो आप लोग जाइए उसे भी देखिए। उसके साथ मास्टर वीडियो अपलोड किया हुआ है, एक ही वीडियो में सारा का सारा पूरा पॉलिटी बुक कंप्लीट किया हुआ है हम लोगों ने। तो जो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा रहेगा रिवीजन टाइम के लिए, तो उसे देखिए, जरूर से जरूर देखिए। जितना ज़्यादा बार देखिएगा उतना ही अच्छा आपका रिवीजन होगा और उतना ही अच्छा आप लोग एग्जाम में परफॉर्म कर पाएंगे। अगर आप लोग के नज़र में कोई ऐसा है जो UPSC प्री इस बार देने वाला है तो उन तक इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे, ताकि वो भी अपनी एग्ज़ाम की तैयारी और अच्छे से कर सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जो कि यहाँ पे है
हाँ, आज का हमारा टॉपिक ये आ रहा है। बस शुरू करने से पहले आपसे बस ये अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको हमारी यह पहल कैसी लग रही है। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड। तो न्यूज़ में क्यों था, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड हैज सक्सेसफुली रेज्ड INR 1,1041 करोड़ थ्रू इट्स 5-year सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड। सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड क्या है, तो SIB is an innovative financing mechanism in which government enters into arrangement with social services providers such as NGOs and investors to pay for the delivery of predefined social outcomes. The Pipri Chinkwad Municipal Corporation PCMC in Maharashtra Pune district signed a memorandum of understanding with the United Nations Development Program UNDP India to co-create India's first social impact bond SIB. About NABARD, तो जेनेसिस क्या है, तो इट कम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बी सीवारामन कमेटी 1982 बाय द NABARD एक्ट 1981 बाय ट्रांसफरिंग कौन कौन सा, तो एग्रीकल्चर क्रेडिट फंक्शन ऑफ RBI एंड सेकेंड है रेफरेंस फंक्शन ऑफ एग्रीकल्चर रिफाइंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ARCD। मिनिस्ट्री क्या होगा, तो एडमिनिस्टर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ऑनरशिप होगा तो वोनली ऑन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। विजन क्या है, तो डेवलपमेंट बैंक ऑफ नेशन फॉर फॉरेस्टिंग रूरल प्रोस्पेरिटी। मिशन इसका क्या होगा, तो प्रमोट सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट थ्रू पार्टिसिपेटिव फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इनोवेशंस। फंक्शन ऑफ NABARD क्या है, तो क्रेडिट रिलेटेड फंड फंक्शन पहला है प्रोवाइडिंग रिफाइंस टू लेंडिंग इंस्टीट्यूशन इन रूरल एरिया, और दूसरा facilitating credit flow for promotion and development of agriculture, small scale industries, cottage and village industry, handcraft and other rural crafts. नॉन क्रेडिट रिलेटेड फंक्शन में क्या होगा, तो सपोर्टिंग द फाइनेंशियल इंक्लूजन एफर्ट्स ऑन रीजनल रूरल बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। लोन टू कॉर्पोरेट फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन FPOs, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज PSCs एंड सिमिलर इंस्टीट्यूशन। और इधर है थ्रस्ट on the promotion of livelihood opportunities and micro enterprises, support research and development, rural innovation etc. Initiative taken by NABARD कौन कौन सा, तो promotion and development कौन सा, तो around 5 lakh crore has been sanctioned under the country's rural infrastructure development fund RIDF created in NABARD. Watershed development fund and tribal development fund are other important livelihood interventions. The Wadi model has become a vital livelihood intervention for the tribal population. Refinancing क्या हो जाएगा, तो in the last 42 years NABARD has refinanced rupees 20 lakh crore in the rural economy. Refinancing is taking a newer loan to pay off existing debt, strengthening rural financial institution. PFIs, NABARD supervises rural cooperative bank RCBs and regional rural bank RRBs. और अगला टॉपिक है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR। तो न्यूज़ में क्यों था, तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR एंड कंसल्टेटिव ग्रुप ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च CGIAR जेंडर इम्पैक्ट प्लेटफॉर्म होस्टेड इंटरनेशनल रिसर्च कॉन्फ्रेंस ऑन फ्रॉम रिसर्च टू इम्पैक्ट टुवर्ड्स जस्ट एंड resilience agri food system about ICAR. तो मिनिस्ट्री ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। जेनेसिस क्या हो जाएगा, तो फॉर्मली नोन एज इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, established in 1929 as a registered society under the Societies Registration Act 1860 in pursuance of the report of the Royal Commission on Agriculture. फंक्शन इसका क्या होगा, एपेक्स बॉडी फॉर कोऑर्डिनेटिंग, guiding and managing research and education in agriculture, including horticulture, fisheries and animal sciences in the country. अदर इन्फॉर्मेशन में क्या होगा, तो विथ 113 ICAR इंस्टीट्यूट एंड 74 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री, दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट नेशनल एग्रीकल्चर सिस्टम इन द वर्ल्ड. रोल ऑफ ICAR टुवर्ड बेटर एंड रिजिलियंट एग्री फूड सिस्टम क्या हो जाएगा, तो क्रॉप वेराइटीज़ इसमें होगा की रोल इन ग्रीन रेवोल्यूशन डेवलपिंग न्यू हाई यील्ड वेराइटी ऑफ क्रॉप. राइस वेराइटी क्या क्या है, तो जया है फर्स्ट राइस वेराइटी रिलीज्ड इन इंडिया. नेक्स्ट इज स्वराना, पूषा बासमती 1121 वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट बासमती राइस etc. वीट का वेराइटी क्या है, तो HD 2967, DBW 187 etc. फ्रूट्स वेराइटी में क्या होगा, तो अम्रपाली हो जाएगा, पोमीग्रेनेट भागवा हो जाएगा etc.
सीड प्रोग्राम क्या है? तो ICAR डिपॉजिटेड सीड इन द सबलबर्न ग्लोबल सीड वॉल्ट एज सेफ्टी डुप्लीकेट्स। जीनोमिसिस में क्या होगा? तो हेल्प टू एस्टैब्लिश द नेशनल जीन बैंक इन न्यू दिल्ली, सेकेंड हाइएस्ट जीन बैंक इन द वर्ल्ड। ICAR partnered in the global genome sequencing of rice, wheat, tomato, and potato, and independently sequenced the genome of pigeon, pea, jute, mango, and fishes. Promote climate smart farming through rainwater harvesting, climate resilient varieties such as Rati ML 365, pigeon pea BRG1, BRG2, BRG5, and hydroponic cropping. बायोटेक्नोलॉजी सोल्यूशन क्या होगा? तो बायोफोर्टिफाइड क्रॉप लाइक सोलपार लाल, फर्स्ट बायोफोर्टिफाइड पोमोग्रेनेट वैरायटी, ग्राउंडनट गिरनार 4 and 5, पूसा 00 मस्टर्ड 31, फर्स्ट कोनेला क्वालिटी इंडियन मस्टर्ड वैरायटी ETC टू टैकल malnutrition, developed पूसा decomposer for in situ and ex situ crop residue decomposition to mitigate residue burning programs. India developed first cloned buffalo in the world and Pratham, the world's first in vitro fertilized buffalo calf. Consultative Group on International Agriculture Research CGIAR क्या है? तो established in 1971, it is a strategic partnership of donors that support 15 international research centers working in collaboration with government, civil society organization, and private businesses. CGIAR is a global research partnership for a food secure future dedicated to transferring food, land, and water system in a climate crisis. It focuses on 5 impact areas. तो इम्पैक्ट एरिया 5 कौन कौन सा है? तो पहला है न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड फूड सिक्योरिटी, सेकेंड इज पॉवर्टी रिडक्शन, लाइवलीहुड एंड जॉब्स, थर्ड इज जेंडर क्वालिटी, यूथ एंड सोशल इंक्लूजन, अगला है क्लाइमेट अडॉप्टेशन एंड मिटिगेशन, एंड लास्ट इज इन्वायरमेंटल हेल्थ बायोडाइवर्सिटी। अगला हमारा हेडिंग है माइनिंग एंड इंडस्ट्री। उसमें पहला न्यूज़ है द माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2023। न्यूज़ में क्या था? तो रिसेंटली द पार्लियामेंट पास द माइन एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट बिल 2023। उस न्यूज़ में क्या है? तो मोर ऑन द न्यूज़, इट विल amend the Mine and Mineral Development and Regulation MMDR Act 1957. MMDR was comprehensively amended in 2015 to bring several reforms in the mineral sector, such as establishing the District Mineral Foundation and National Mineral Exploration Trust. The act was further amended in 2016, 2020 and 2021 to bring further reform in the sector, such as removing the distinction between captive and merchant mines, removing the restriction on the transfer of mineral consensus. Key feature of the act क्या होगा? तो पहला, introduction of exploration license for deep seated and critical minerals. उसमें हो जाएगा license to undertake reconnaissance and prospecting operations for critical and deep seated minerals. Next है auction. The exploration license EL will be granted through an auction for mineral specified in the 7th schedule of the MMDR Act. The 7th schedule contains 29 minerals including lithium bearing, copper bearing, potash and zinc bearing minerals. Validity of EL issued for 5 years. Request for an extension of up to 2 years can be applied to the state government. माइनिंग लीज में क्या हो जाएगा? द ब्लॉक्स एक्सप्लोर्ड बाय द लाइसेंस वुड बी ऑक्शनड फॉर माइनिंग लीज विद द prescribed timeline which will fetch better revenue to the state government. The exploration agency shall be entitled to a share in the auction premium payable by the mining lease holder. Second हो जाएगा omission of 6 minerals from the list of 12 atomic minerals. The omission of 6 minerals from the list of 12 atomic minerals specified in Part V of first schedule to the MMDR Act. It proposes to omit 6 minerals referred in the infograph. कौन कौन सा 6 मिनरल है? omitted minerals देख लेते हैं पहले यहाँ पे। ब्राइल एंड अदर बेरिलियम बेयरिंग मिनरल्स पहला हो जाएगा। दूसरा है लिथियम बेयरिंग मिनरल्स, थर्ड है नोबियम बेयरिंग मिनरल्स, फोर इज टाइटेनियम बेयरिंग मिनरल्स एंड ओर, अगला है टेंटेलियम बेयरिंग मिनरल एंड लास्ट इज जिरकोनियम बेयरिंग मिनरल एंड ओर्स. These minerals
have value application in the space industry, electronic communication, etc., and are critical in the net zero emission commitment of India. Opening to private sector, the inclusion of mineral in the list of atomic mineral reserves, their mining and exploration to government entities. Upon removing this mineral from the said list, exploration and mining of this mineral will also be opened up for the private sector. Next is empowering the central government to exclusively auction mineral consensus for critical minerals. पहला आ जाएगा रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. द अमेंडमेंट empowers the central government to exclusively auction mining lease and composite license for certain critical minerals listed in new Part D of the first schedule to the MMDR Act. Part D of the first schedule includes critical minerals such as tungsten, cadmium, mineral of the rare earth group, fertilizer mineral, and mineral being removed from the list of atomic mineral. Another role of a state government. Even though the central government would conduct the auction, the mining lease or composite lease for this mineral to the successful bidder will only be granted by the state government. The auction premium and other statutory payments shall continue to be received by the state government. अगला है क्रिटिकल मिनरल्स. तो कौन कौन सा क्रिटिकल मिनरल देख लेते हैं. न्यूज़ में क्यों था. तो रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस रिलीज्ड द फर्स्ट एवर रिपोर्ट ऑन द कंट्री ऑन क्रिटिकल मिनरल फॉर इंडिया. तो न्यूज़ में क्यों था. मोरल न्यूज़. The Ministry of Mine has constituted a committee for identification of critical and strategic mineral. The list comprises 30 critical minerals, including 17 rare earth elements (RREs) and 6 platinum group elements (PGE). REE include 15 lanthanides, atomic number 57, which is lanthanium 271 in the periodic table, plus scandium, atomic number 21, and yttrium 39. REE are classified as light REE, LREE, and heavy REE, HREE. The criticality of mineral is judged mainly on two parameters. तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन सा पैरामीटर है. तो क्रिटिकलिटी ऑफ मिनरल्स, पहला है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस प्लस सप्लाई रिस्क इज इक्वल टू क्रिटिकलिटी ऑफ द मिनरल्स. तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इसका क्या है. तो डिस्ट्रप्शन पोटेंशियल. नेक्स्ट इज सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स. अगला है GVA मल्टीप्लायर स्कोर. नेक्स्ट इज क्रॉस कटिंग इंडेक्स. और सप्लाई रिस्क में क्या आ जाएगा. तो गवर्नेंस वेटेड मिनरल कंस्ट्रक्शन, एंड ऑफ लाइफ रिसाइकलिंग रेट EOLRR, इम्पोर्टेंस रिलायंस एंड सेल्फ सफिशिएंसी. सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स. The list will serve as a guiding framework for policy formulation, strategic planning, and investment decision in the mining sector. What are critical minerals? Critical minerals are elements that are the building block of essential modern technologies and are at risk of supply chain disruption. For example, क्या हो जाएगा. एंटीमनी, बेरिलियम, बिस्मथ, कोबाल्ट, कॉपर, etc. For India, major import source include कोबाल्ट चाइना, USA एंड जापान से, लिथियम आता है चिली, रसिया एंड चाइना से, निकल आता है स्वीडन एंड चाइना से. दिस मिनरल आर नाउ यूज्ड everywhere for making mobile phones, computers to batteries, electronic vehicles, and green technologies like solar panels and wind turbines. Based on this individual needs and strategic consolidation, different countries create their own list. इनोवेटिव्स टेकन विद रिस्पेक्ट टू क्रिटिकल मिनरल्स. कौन कौन सा है. तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया क्रिटिकल मिनरल इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप. इट विल बिल्ड न्यू सप्लाई चेन अंडरपिन्ड बाय क्रिटिकल मिनरल्स पोजेस्ड इन ऑस्ट्रेलिया. अगला है मिनरल्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप MSP. इंडिया हैज जॉइंड MSP विथ which is a US-led collaboration of 14 countries that aim to catalyze public and private investment in critical mineral supply chain globally. Supply Chain Resilience Initiative SCRI. India, Japan, and Australia unveiled SCRI to enhance the resilience of supply chain in Indo-Pacific region and reliance on China. अगला टॉपिक है ऑफशोर एरियाज मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023. न्यूज़ में क्यों था. तो रिसेंटली द ऑफशोर एरिया मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 23 रिसेंटली एसेंट फ्रॉम द प्रेसिडेंट. तो इसको परसेंट से एसेंट मिल गया. तो मोर ऑन द न्यूज़ क्या है. तो एक्ट हैज़ अमेंडेड द ऑफशोर एरिया मिनरल्स Development and Regulation Act 2002. It provides for the development and regulation of mineral resource
in the terrestrial waters, continental shelf, exclusive economic zone (EEZ) and other maritime zone of India. Offshore mineral resources are controlled and regulated by the Union. Offshore mining is the process of retrieving mineral deposit from the deep seabed at a depth of more than 200 meters. की चैलेंज ऑफ द एक्ट क्या हो जाएगा? तो पहला ऑफशोर एरियाज मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2002 और ऑफशोर एरिया मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2023। तो दोनों में क्या क्या आंसर है? पहला लाइसेंस के तरफ से आंसर देखते हैं, अंतर देखते हैं। तो डिफरेंट लाइसेंसेस फॉर रिकॉन्शियसनेस एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन 2023 में क्या हुआ? तो कंपोजिट लाइसेंस फॉर ग्रांटिंग राइट्स फॉर एक्सप्लोरेशन एज वेल एज प्रोडक्शन। वैलिडिटी क्या था 2002 के टाइम पे? तो प्रोडक्शन लीज इज ग्रांटेड फॉर अ पीरियड अप टू 30 ईयर्स, फर्दर रिन्यूड फॉर अप टू 20 ईयर्स। और 2023 में क्या हो जाएगा? तो प्रोडक्शन लीज अंडर द कंपोजिट लाइसेंस विल बी वैलिड फॉर 50 ईयर्स। तो अब एक ही बार में 50 साल इसको बढ़ा दिया गया है। ऑक्शन प्रोसेस क्या था 2002 के टाइम में? तो प्रोवाइड्स फॉर द ग्रांट ऑफ कंसेंसस थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन। और 2023 में हो गया प्रोवाइड टू टाइप ऑफ ऑपरेटिंग राइट्स टू द प्राइवेट सेक्टर बाय competitive bidding via production lease and composite lease. Mining in reserved area 2002 में था allow the government to reserve offshore area that are not held under any operating right. 2023 में हो गया allows the administrative authority to grant a composite license or production lease to the government or a government company. न्यू प्रोविजन इन द एक्ट 2023 क्या क्या न्यू प्रोविजन हुआ? तो माइनिंग ऑफ एटॉमिक मिनरल, exploration, production and composite lease will be granted only to the government or government companies. Offshore area mining trust क्या हो जाएगा? तो B will manage fund under the public account of India that will be non-lapsable in nature. Funds will be used for specified purpose including exploration in offshore area etc. अगला न्यूज़ है नेशनल जियो साइंस डाटा रिपोजिटरी पोर्टल NGDRP। तो न्यूज़ में क्या था? रिसेंटली द यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइंस लॉन्च द NGDRP। अबाउट NGDRP क्या है? तो इट हैज़ बीन क्रिएटेड एज अ पार्ट ऑफ नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन पॉलिसी NMEP 2016। इट विल मेक अवेलेबल ऑल जियोलॉजिकल, जियोकेमिकल, जियोफिजिकल एंड मिनरल एक्सप्लोरेशन डाटा इन द पब्लिक डोमेन ऑन अ डिजिटल geospatial platform. The Geological Survey of India GSI has given the responsibility to establish it. About NMEP 2016, it aimed at accelerating the exploration activity in the country through enhanced participation in the private sector. की फीचर्स क्या है इसका? तो ऑक्शनिंग of identified exploration blocks for exploration by the private sector on a revenue sharing basis, creation of baseline geoscientific data as a public good, to map the entire country with low altitude and close space flight to precisely locate the deep seated mines such as gold, silver, copper etc. जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में देख लेते हैं। तो जेनेसिस क्या है? तो इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1851। मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। फंक्शन इसका है तो क्रिएशन एंड अपडेशन ऑफ नेशनल जियो साइंटिफिक डाटा, मिनरल रिसोर्स असेसमेंट एंड एयरबॉर्न एंड मेराइन सर्वे। रीजनल ऑफिस क्या है? तो लखनऊ में है, जयपुर, नागपुर, हैदराबाद, शिलोंग एंड कोलकाता में है। अगला स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ। तो न्यूज़ में क्यों था? तो रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैज नोटिफाइड स्पेशल इकोनॉमिक जोन EZE 5th अमेंडमेंट रूल 2023 इन द एक्सरसाइज ऑफ पावर conferred by section 55 of the SEZ Act 2005। मोर ऑन द न्यूज़ में क्या है? तो SEZ 5th अमेंडमेंट रूल 2023 अमेंडेड SEZ रूल 2006। द सेंटर हैज़ अमेंडेड द SEZ रूल टू अलाउ द डिमार्केशन ऑफ अ portion of the build-up area in an information technology IT or information technology enabled service ITES SEZ says as a non-processing area subject to condition including repayment of tax concessions attribute to the area। क्या है? तो पहला प्रोसेसिंग एरिया इज एंड सेज इज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स ऑन रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। द नॉन प्रोसेसिंग एरिया इज फॉर सपोर्टिंग infrastructure. Demarcation of a non-processing area shall not be allowed if it results in decreasing the processing area to less than 50% of the total area or less than the area specified. The businesses engaged in IT
ITES says in an non-processing area shall not avail any rights or facilities available to SEZ units. About special economic zone says क्या है तो says is a specifically dela- delineated duty-free enclave deemed to be foreign territory for trade operation duties and tariffs. Objective of says क्या है तो पहला generation of additional economic activity, second is promotion of exports of goods and services, third is promotion of investment from domestic and foreign sources, अगला है creation of employment opportunities, next is development on infrastructure facilities. Any private, public, joint sector or state government or its agencies can set up SEZ. SEZ has been established in several countries including China, India, Jordan, Poland, Kazakhstan, Philippines and Russia. SEZ Act 2005 has been enacted followed by SEZ rules which come into effect in 2006. The area under SEZ cover a broad range of zone types including export processing zone EPZ, free zones FZ, industrial zone IE, free trade zone FTZ, free ports, urban enterprise zone and others. Presently, 276 SEZ are operational in India. Total export from SEZ stood at 155.8 billion in 2022-23. This includes 61 billion of goods and 94.2 billion of service export. Incentives offered to SEZ कौन कौन सा इंसेंटिव है पहला है ड्यूटी फ्री इंपोर्ट a domestic procurement of goods for the development, operation and maintenance of SEZ units. Next is exemption from central sales tax, service tax and state sales tax. These have now subsumed into GST. Other levies, if exempted by the representative state government. Supplies to SEZ are zero rated under the IGST Act 2017. Single window clearance for center and state level of approvals. अगला प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI स्कीम. तो न्यूज़ में क्यों था द गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड नॉट टू लॉन्च प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव PLI स्कीम फॉर न्यू सेक्टर एंड विल असेस द नीड फॉर कोर्स करेक्शन फॉर सेम सेक्टर. अबाउट PLI स्कीम क्या है तो फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 2020 PLI इज अ स्पेशल इंसेंटिव स्कीम फॉर प्रोड्यूसर to promote manufacturing in multiple sectors. The incentives are linked to the performance of the organization, that is, the government provides incentive for incremental sales. PLI scheme is built on the functional foundation of multiple sectors with the incentive outlay of rupees 1.97 lakh crore to strengthen their production capabilities and help create job champions. Benefit of PLI scheme क्या क्या है तो strengthen manufacturing sector. PLI can significantly restructure India's domestic manufacturing, push its share in GDP to 25%. It can ensure self-reliance and increase in export. Capital expenditure. The implementation of PLI scheme will lead to a potential capital expenditure (capex) of rupees 2.5 से 3 lakh crore over the scheme period. It will account for 13 to 15% of average annual investment spending in key industrial sector. Spur green investment. Nearly 55% of a scheme is exported to be in green sectors such as electronic vehicles, solar, photovoltaic, etc. Sectors under PLI scheme. तो कौन कौन सेक्टर आता है पहला है मेडिकल डिवाइसेस, नेक्स्ट इज ऑटो एंड ऑटो कंपनीज कंपोनेंट्स, अगला है मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, नेक्स्ट इज फार्मा ड्रग्स, अगला है फूड प्रोडक्शन, नेक्स्ट इज टेक्सटाइल, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक एंड IT हार्डवेयर, अगला सोलर फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल्स, अगला स्पेसिफाइड स्टील स्पेशलिटी स्टील्स, अगला है वाइट गुड्स, नेक्स्ट इज फार्मा API एंड KSM, अगला है टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग, नेक्स्ट इज ACC बैटरी, अगला है ड्रोन्स, नेक्स्ट इज ड्रोन कंपोनेंट्स. फिर अगला मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ PLI स्कीम क्या है पहला ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू अ मैन्युफैक्चरिंग हब बाय क्रिएटिंग ग्लोबल चैंपियंस. नेक्स्ट स्कीम है इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग एंड इनोवेशन, अगला ऑब्जेक्टिव है अचीव सेल्फ रिलायंस विद ग्लोबली कॉम्पिटेटिव डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग. PLI 2.0 फॉर इट्स हार्डवेयर स्कीम क्या है तो न्यूज़ में क्या था मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैत्री notified PLI 2.0 for IT hardware scheme for enhancing India's manufacturing capabilities and enhancing export. More about the news में क्या है तो India's share in global electronic manufacturing
has grown from 1.2% इन 2014 टू 3.75% इन फाइनेंशियल ईयर 2021-22। की फीचर ऑफ द स्कीम में क्या हो जाएगा, तो ऑब्जेक्टिव proposes a financial incentive to boost domestic manufacturing and attract large investment in the value chain। टारगेट सेगमेंट क्या हो जाएगा, तो लैपटॉप्स, टैबलेट्स, ऑल इन वन पीसीज, सर्विस सर्वर्स एंड अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर्स, यूएसएफएफ। टेन्यूर इसका क्या हो जाएगा, तो सपोर्ट शैल बी प्रोवाइडेड फॉर अ पीरियड ऑफ 6 years। बाउंडेटरी आउटले क्या हो जाएगा, ₹17,000 करोड़। इंसेंटिव पर कंपनी क्या हो जाएगा, शैल बी अप्लीकेबल ऑन नेट इंक्रीमेंट सेल्स ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स ओवर बेस ईयर फाइनेंशियल ईयर 2022-23 सब्जेक्ट टू डिफरेंट सेलिंग्स। एग्जाम बेनिफिटेड ऑफ द स्कीम क्या है, तो टोटल प्रोडक्शन ऑफ अबाउट 3.53 लाख करोड़ बीइंग ब्रिंग एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹2,430 करोड़ इन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग will lead to generation of 75,000 additional direct jobs। अगला सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इन इंडिया। तो न्यूज़ में क्यों था, तो गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टू इनवाइट न्यू एप्लीकेशंस फॉर सेटिंग अप सेमीकंडक्टर फैब्स एंड डिस्प्ले फैब्स इन इंडिया अंडर द मॉडिफाइड सेमीकॉम इंडिया प्रोग्राम। About modified Semicom India program, तो the Ministry of Electronic and Information Technology मैत्री launched the program in 2021। It aimed to provide attractive incentive support to companies consortia that are engaged in silicon semiconductor fab, display fab, component semiconductors, semiconductor design, etc. Support under the scheme will be provided for 6 years। India Semiconductor Mission within Digital India Corporation, Maitri is the designated nodal agency for implementing the program। इंडिया सेमीकंडक्टर मार्केट साइज क्या होगा, तो रिपोर्ट्स प्रोजेक्ट इंडिया सेमीकंडक्टर मार्केट टू वैल्यू अबाउट $64 बिलियन इन 2026, शोइंग 3 times ग्रोथ फ्रॉम 2019। चिप मैन्युफैक्चरिंग क्या होगा, तो इंडिया हैज़ बिकम द हब फॉर सेमीकंडक्टर डिज़ाइन विथ नियरली 2000 चिप्स बीइंग डिजाइंड पर ईयर। R&D इन द इंडस्ट्री में क्या होगा, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D in this industry, which includes electronic production and embedded system, generates about $2.5 billion in revenue। 4 स्कीम मॉडिफाइड सेमीकॉम इंडिया प्रोग्राम कौन कौन सा, तो पहला मॉडिफाइड स्कीम फॉर सेटिंग अप ऑफ सेमीकंडक्टर फैब इन इंडिया। नेक्स्ट इज मॉडिफाइड स्कीम फॉर सेटिंग अप ऑफ डिस्प्ले फैब इन इंडिया। अगला है मॉडिफाइड स्कीम फॉर सेटिंग अप ऑफ कंपाउंड सेमीकंडक्टर सिलिकॉन फोटोनिक्स सेंसर फैब, disrupt semiconductor fab and semiconductor ATMP OSAT facilities in India। नेक्स्ट इज डिज़ाइन लिंक इंसेंटिव DLI स्कीम। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, तो नर्चिंग 100 डोमेस्टिक कंपनीज ऑफ सेमीकंडक्टर डिज़ाइन एंड अचीविंग सिग्निफिकेंट इंडस्ट्रियलाइजेशन इन सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स। ग्लोबल सेमीकंडक्टर सिनेरियो एंड इंडियाज रोल क्या है, तो मेजर प्रोड्यूसर प्रेजेंटली ताइवान इज द वर्ल्ड लीडर इन मैन्युफैक्चरिंग सेमी चिप्स with producing over 60% of bulk semiconductor and over 90% of most advanced one। India's role क्या है, India has positioned itself as a player in the critical semiconductor technology field, providing an opportunity for companies to diversify their bases from China। In 2022, India signed India-US Initiative on Critical and Emerging Technologies ICET deal। India launched its India Semiconductor Mission ISM in 2021 and Production Link Incentive PLI scheme for the semiconductor industry। अगला न्यूज़ है हमारा नेशनल फार्मेसी कमीशन बिल 2023। तो न्यूज़ में क्यों था, तो द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर MOH एंड FW रिलीज्ड ड्राफ्ट नेशनल फार्मेसी कमीशन बिल 2023 टू रिप्लेस द फार्मेसी एक्ट 1948 एंड द एग्जिस्टिंग फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया PCI विथ नेशनल फार्मेसी कमीशन। ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेजिस्लेशन क्या है, तो प्रमोट नेशनल हेल्थ गोल्स, improving access to quality and affordable pharmaceutical education, increase the availability of high quality pharmacy professionals and promote equitable healthcare, establish an effective grievances redressal mechanism for resilient matters, transparent assessment of pharmacy institution and facilitating the maintenance of pharmacy register for India। फार्मेसी सेक्टर इन इंडिया क्या है, तो थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ वॉल्यूम, अकाउंट फॉर अबाउट 60% ऑफ ग्लोबल वैक्सीन, 70% ऑफ WHO's वैक्सीन दैट इज डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, DPT, बैसिल कैलमिटी,
Journey BCG are sourced from India. Major segment of Indian pharmaceutical industry क्या क्या? तो पहला generic drugs, next is vaccine, bulk drug, over the counter medicine, biosimilar and biologics, contract research and manufacturing. फार्मेसी एक्ट 1948 क्या है? तो constituted with the aim of regulation of profession of pharmacy in India, standardizing uniform training and education to individual entering the profession. The central government shall constitute a central council, namely Pharmacy Council of India (PCI). The act also specified for constitution and function of state pharmacy council for registration of pharmaceutics. Pharmacy Council of India (PCI) क्या है? तो Genesis, established as a statutory body under the provision of Pharmacy Act 1948. Ministry क्या है? तो Ministry of Health and Family Welfare. Objectives क्या है? तो Regulation of Pharmacy Education and Profession and Practice of Pharmacy. Functions क्या है? तो Prescribe education standards and the uniform implementation. Inception of pharmacy institution. Approve courses of study and examination of pharmacists. Maintain central registrar of pharmacists. की प्रोविजन ऑफ ड्राफ्ट नेशनल फार्मेसी कमीशन बिल 2023 क्या है? तो क्रिएशन ऑफ नेशनल फार्मेसी कमीशन विथ फंक्शन इंक्लूडिंग पहला फ्रेम पॉलिसीज एंड रेगुलेट स्टैंडर्ड्स फॉर ग्रीवांसेज ऑफ फार्मेसी एजुकेशन. नेक्स्ट इज कोलैबोरेट विथ इंडस्ट्री एंड अदर इंस्टीट्यूशन फॉर द यूज ऑफ कटिंग एज टेक्नोलॉजी. अगला एक्सरसाइज अप्लीकेट जुरिस्डिक्शन विथ रिस्पेक्ट टू डिसीजन ऑफ बोर्ड्स. अगला थर्ड बोर्ड्स. Central government shall constitute 3 boards functioning under NPC, namely Pharmacy Education Board, Pharmacy Assessment and Rating Board, and Pharmacy Ethics and Regulation Board. Next topic is National Device Policy 2023. न्यूज़ में क्यों था? तो कैबिनेट अप्रूव नेशनल मेडिकल डिवाइसेस पॉलिसी 2023. एम ऑफ द पॉलिसी क्या है? तो मेक इंडिया ग्लोबल लीडर इन मैन्युफैक्चरिंग एंड इनोवेशन ऑफ मेडिकल डिवाइसेस ओवर नेक्स्ट 25 years. Help medical devices sector grow from present 11 billion to 50 billion in 2030. Facilitate an orderly growth of medical devices sector to meet public health objective to access, affordability, quality and innovation. About medical devices sector, India industry is currently fourth largest Asian medical device market after Japan, China and South Korea. However, it has significant presence of several multinational companies with about 75 to 80% of sales generated from imported medical devices. Salient features of policies क्या है? तो पहला regulatory streamlining by creation of a single window clearance system for licensing, enhancing role of Indian standard like BIS and designing a coherent pricing regulation. Next is enabling infrastructure. Establishment and strengthening of large medical device parks cluster equipped with zero class common infrastructure facilities in proximity to economic zone. Next is facilitating R&D and innovation, establishing centers for excellence in academic and research institutions, innovation hub, plug and play infrastructure and support to startups, attracting investment in the sector, encouraging private investment, series of functioning and vulture capitalist and public-private partnership, human resource development, leveraging available resource in Ministry of Skill Development and Entrepreneurship for skilling, reskilling and upskilling of professionals, development partnership with foreign academic industry organization, multidisciplinary courses for medical devices in existing institutions, brand positioning and awareness creation of a dedicated export promotion council for the sector, learning from the best global practices of manufacturing and skilling system. रिलेटेड न्यूज़ में क्या था? तो असिस्टेंस टू मेडिकल डिवाइस क्लस्टर फॉर कॉमन फैसिलिटीज scheme was launched with an aim to strengthen medical devices cluster by providing financial assistance and to strengthen and establish more testing laboratories for medical devices. Next scheme is under Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemical and Fertilizer. नेक्स्ट इज टेन्योर ऑफ द स्कीम क्या है? 2023-24 से लेकर 2026-27 तक.
स्कीम हैज़ टू कंपोनेंट्स, कौन कौन सा? तो कंपोनेंट है, ऑब्जेक्टिव है और इंसेंटिव्स है। कंपोनेंट 1 है असिस्टेंस फॉर कॉमन फैसिलिटीज, ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? टू स्ट्रेंथन मेडिकल डिवाइस क्लस्टर कैपेसिटी फॉर देयर सस्टेन्ड ग्रोथ बाय क्रिएटिंग कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। और इंसेंटिव्स क्या है? तो पहला है लिमिट टू सपोर्ट विथ विल 70% ऑफ द अप्रूव्ड प्रोजेक्ट cost or ₹20 crore, whichever is less. For Himalayan and Northeast region state, grant in aid would be 20 crore per cluster or 90% of the project cost, whichever is less. अगला है असिस्टेंस फॉर टेस्टिंग फैसिलिटीज, ऑब्जेक्टिव क्या है? टू स्ट्रेंथन अवेलेबिलिटी of more medical devices testing laboratories in order to boost manufacturing of quality medical devices. Incentives क्या है? तो लिमिट ऑफ सपोर्ट विल बी 70% ऑफ द अप्रूव्ड टेस्टिंग फैसिलिटीज, प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ ₹5 crore, विच एवर इज लेस. फॉर हिमालयन एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन स्टेट, ग्रांट इन एड वुड बी 5 crore per cluster और 90% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट, विच एवर इज लेस. अगला है इंफ्रास्ट्रक्चर. इंफ्रास्ट्रक्चर में पहला न्यूज़ है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI. न्यूज़ में क्यों था? तो इंडिया लॉन्च द ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी एंड सोशल इम्पैक्ट फंड ड्यूरिंग द वर्चुअल G20 लीडर समिट. मोर ऑन द न्यूज़ में क्या है? तो GDPIR इज़ वन ऑफ द 3 DPI deliverable that were endorsed by the G20 New Delhi leader declaration. Other two deliverable includes a framework for building DPI and mobilizing finance for DPI development in low and medium income countries LMICs. Global Digital Public Infrastructure Repository GDPIR and Social Impact Fund SIF. तो पहला GDPIR देख लेते हैं. तो डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. एम इसका क्या है? तो ब्रिज द नॉलेज गैप in the choices and methodologies required for the design, construction, deployment and governance of DPIs. Constituents क्या है? तो GDPIR showcase the information in the standardized format from countries and organizations that have developed DPI at scale, incorporating elements such as maturity scale, source code and governance framework. Currently, the GDPIR features 54 DPIs and 16 countries. सोशल इम्पैक्ट फंड SIF क्या है? तो एम इसका क्या है? तो गवर्नमेंट लेड मल्टी स्टेक होल्डर इंसेंटिव्स इनिशिएटिव टू फास्ट ट्रैक DPI implementation in the global south. It's a platform for stakeholders to contribute to the fund and help accelerating SDGs achievement in low and medium income countries LMICs through GDPI. फंडिंग क्या होगा? तो इट हैज़ pledged an initial commitment of $25 million to SIF. It will provide financial support for upstream technology and non-technical assistance in countries developing DPI. What is digital public infrastructure? DPI क्या है? तो DPI is a set of shared digital system which are secure and interoperable, build an open standard and specifications to deliver and provide equitable access to public and or private services at a societal scale. तो यहाँ पर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं. तो डिजिटल क्या है? तो इनेबल्ड रिमोट पेपरलेस प्रेजेंसलेस सर्विस डिलीवरी, रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड इंक्रीजिंग एक्सेस. डिजिटल रेल रोड्स. पब्लिक क्या हो जाएगा? तो पब्लिक ग्रीवांसेज एंड अकाउंटेबिलिटी टू पीपल फॉर पब्लिक इंटरेस्ट एंड गवर्नमेंट ऑर्केस्ट्रेशन. इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा? तो इनेबलर फॉर नेशनल स्केल इनोवेशन, एक्ट एज अ बिल्डिंग ब्लॉक फॉर लार्ज स्केल डेवलपमेंट ऑफ डिजिटल सॉल्यूशन. इकोसिस्टम लेड इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा? तो DPI कैन बी प्राइवेट सेक्टर लेड, पब्लिक प्राइवेट लेड और पब्लिक सेक्टर लेड. इकोसिस्टम लेवल इम्पैक्ट क्या हो जाएगा? तो कैन बी लेवर्ज्ड इन पब्लिक एंड प्राइवेट डोमेन. की पिलर्स ऑफ DPI क्या हो जाएगा? तो ओपन, इंटरऑपरेटेबल, एक्सटेंसिबल and scalable technology, reversed governance framework with transparent legal framework, data protection etc, resilient local ecosystem, eliminating economic, technological, social barrier, ensuring community participation. Foundational elements क्या हो जाएगा? तो a strong DPI has 3 functional system: identity, payment and data exchange. India's DPI architecture known as India's stack
consists of Aadhaar identity, UPI and Aadhaar enabled payment and DigiLocker and account aggregator data exchange. नेक्स्ट इज नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी NLP। इसे हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। इस वीडियो लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे आपको हमारी यह पहल कैसी लगी। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें बहुत आवश्यकता होती है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो इस बार के UPSC प्री देने वाले हैं, ताकि उनको भी करंट अफेयर में काफ़ी अच्छा महसूस हो और एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए वीडियो को देखते रहें। जितना ज़्यादा बार देखेंगे उतना ही अच्छा आपका रिवीजन होगा और उतना ही अच्छा आप लोग एग्जाम में परफॉर्म कर पाएंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस विजन IAS के PT 365 सीरीज़ में। इसमें लोग इकोनॉमी कर रहे हैं और इकोनॉमी का हम लोगों ने कई सारा सेक्शन कर लिया था। अब हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं इसको। तो आप लोग उससे बस ये अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि इससे तो आपका कुछ नहीं आता मगर हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है इससे। और आप हमारे चैनल बने रहें ताकि हम भी जब भी कोई नया कंटेंट डालें तो आप तक इस वीडियो को जरूर आप तक उस कंटेंट को जरूर पहुँच जाए, आसानी हो। और इसी के साथ हम लोगों ने पॉलिटी का भी पूरा PT 365 कर लिया है, उसका मास्टर वीडियो भी हम लोगों ने पब्लिश कर दिया, तो आप लोग उसे देखें। इन्वायरमेंट का हम लोग पब्लिश कर रहे हैं, तो आप लोग उसे भी देखें। फिर वाजीर रवि का करंट अफेयर चल रहा है जो कि 6 मंथ वाला आता है, तो उसे भी हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। आप लोग उसे भी देखकर अपना करंट अफेयर की तैयारी को और मजबूत करें। और जो भी आपके नज़र में हो जो इस बार के UPSC प्री देने वाले हैं, उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं और इस चैनल के बारे में ज़रूर रिकमेंड करें, ताकि UPSC से रिलेटेड कोई भी मैटर हो तो आप तक उसे पहुंचाना हमारा फ़र्ज़ है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो आप तक ये आसानी से पहुँच भी जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक पे, जहाँ पे हम लोगों ने पिछली बार छोड़ा था। तो हमारा टॉपिक यहाँ पे शुरुआत होता है। हाँ, यहाँ रहा, आइए। यहाँ शुरू होगा नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी से। हम लोगों ने ये वाला कर लिया था इससे पहले टॉपिक, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंडर था। अब हम लोग शुरू करने वाले हैं सेकंड टॉपिक से, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी NLP। न्यूज़ में क्यों था? तो इंडिया रिसेंटली मार्क्ड द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। लॉजिस्टिक सेक्टर इन इंडिया क्या है देख लेते हैं उसके बारे में पहले। तो लॉजिस्टिक मीन्स ट्रांसपोर्टेशन एंड हैंडलिंग ऑफ गुड्स बिटवीन पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, स्टोरेज, वैल्यू एडिशन एंड एलाइड सर्विसेज। The logistic infrastructure comprises ports, stations, multimodal logistic park (MMLPs), warehouses connected by roads, railways, shipping, inland waterways, air routes, pipelines, etc. की एस्पेक्ट में क्या है? तो 259.5 बिलियन वैल्यू ऑफ इंडियन लॉजिस्टिक सेक्टर इन 2022। ठीक है, 38th रैंक रहा इन वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में इंडिया का। और 13 से 14% ऑफ GDP इज द कॉस्ट ऑफ इंडियाज लॉजिस्टिक सेक्टर। ठीक है, अबाउट नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी NLP क्या है? तो अनाउंस्ड इन 2022 टू प्रमोट सीमलेस फ्लो ऑफ गुड्स अक्रॉस द कंट्री एंड इम्प्रूव इंडियन गुड्स competitiveness in domestic and global market। विजन क्या है? तो टू ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू एन इंटीग्रेटेड सीमलेस एफर्ट, efficient, reliable, green, sustainable and cost-effective logistic network by leveraging best-in-class technology, processes and skilled manpower। टारगेट्स ऑफ NLP क्या है? तो रिड्यूस कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स इन इंडिया टू ग्लोबल बेंचमार्क बाई 2030, इम्प्रूव द लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रैंकिंग एंड बाई अमंग टॉप 25 कंट्रीज बाई 2030, क्रिएट डाटा ड्रिवन डिसीजन सपोर्ट mechanism for a logistic ecosystem, implementation of national logistic policy through a comprehensive logistic action plan CLAP, which consists of interventions divided by specific action areas। 8 एक्शन एरियाज है ऑफ CLAP। कौन कौन सा देख लेते हैं। पहला है इंटीग्रेटेड डिजिटल लॉजिस्टिक सिस्टम, दूसरा है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ फिजिकल एसेट्स एंड बेंचमार्किंग सर्विस क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, नेक्स्ट इज लॉजिस्टिक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, अगला है स्टेट इंगेजमेंट, नेक्स्ट है एग्जिम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट लॉजिस्टिक, अगला है सर्विस इंप्रूवमेंट फ्रेमवर्क, नेक्स्ट इज सेक्टोरल प्लान फॉर एफिशिएंट लॉजिस्टिक्स, अगला है फैसिलिटेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लॉजिस्टिक पार्क। प्रोसेस अंडर NLP सो फार क्या कौन सा प्रोसेस है? तो डिजिटलाइजेशन, ओवर 614 इंडस्ट्री प्लेयर हैव रजिस्टर्ड ऑन द यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेरेंस प्लेटफॉर्म ULIP। ULIP is a data-based platform which integrated 34 logistic-related digital systems, including GST data across departments। State engagement क्या है? तो 22 states have notified their logistic policy so far।
इश्यूज एंड ग्रीवांसेस रिड्रेसेस क्या है तो अराउंड 29 बिजनेस एसोसिएशन हैव बीन impaneled so far in the ease of logistics services e-logs portal. लीड्स रिपोर्ट 2023 में क्या है तो न्यूज़ में क्यों था? रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अनवील्ड द लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स. लीड्स रिपोर्ट 2023 अबाउट लीड्स क्या है तो लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑन द लाइन ऑफ लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स LPI ऑफ द वर्ल्ड बैंक इन 2018. इंडिया रैंक 38 आउट ऑफ 139 कंट्रीज इन LPI 2023. LPI 2023 ranks countries on 6 dimensions of trade, including custom, infrastructure, ease of arranging shipment, quality of logistics services, tracking and tracing, and timelessness. Leads rank state and UTs on the efficiency of their logistics ecosystem. पिलर फॉर मेजरिंग लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस क्या है तो पहला ऑब्जेक्टिव असेसमेंट क्या है तो सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय स्टेट UT फॉर पॉलिसी एंड प्रोसेस इंप्रूवमेंट ऑफ लॉजिस्टिक इकोसिस्टम. अगला इनेबलर ऑफ लॉजिस्टिक्स स्टॉक ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर. परसेप्शन असेसमेंट क्या है तो लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक सर्विसेज, ऑपरेटिंग एंड रेगुलेटिंग इन्वायरमेंट. की फाइंडिंग ऑफ 2023 रिपोर्ट क्या है तो इनिशिएटिव अंडरटेकन बाय स्टेट एंड UTs. 21 states and 2 UTs have notified their respective state logistic policies. 15 states and 1 UT have given industry status to the logistics sector. The total length of roads and railway tracks grew by about 21% and 9% since 2014-15. अगला है PM गति शक्ति इनिशिएटिव. तो न्यूज़ में क्यों था तो फाइंडिंग ऑफ PM गति शक्ति इनिशिएटिव हाईलाइट्स दैट इन 2 years since its inception in October 2021, it has facilitated the last mile connectivity and decreased logistic cost efficiency. Other impact of Gati Shakti initiative क्या है तो expedited implementation of processes across project. Example, reduction of the pre-alignment finalization time for infrastructure project from 3-4 months earlier to 1 month. Increasing information availability through providing of data on upcoming connectivity project, industrial area etc. एग्जाम्पल में क्या है तो यूज़ ऑफ डिजिटल मास्टर प्लानिंग टूल बाई बिसाग एन भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेशन इन ए डायनामिक जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS प्लेटफॉर्म. डेवलपमेंट ऑफ मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम लाइक भारतमाला, सागरमाला etc. अबाउट गति शक्ति क्या है तो PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान PMGSNMP is aimed to provide multi-modal connectivity infrastructure to various economic zone of India. Economic zone refers to cluster where an economic activity in the form of manufacturing of value addition services or other services is being carried out. Objective of the plan क्या है to incorporate economic zone like textile cluster, pharmaceutical cluster, defense corridor, electronic park etc. in PMGSNMP. To set up a unified portal that would bring 16 ministries including railway and roadway together. Primary focus क्या है तो strategic planning, innovative financing method, leveraging technology and expediting implementation process. Scope क्या है तो it will encompass the 7 engines: road, rail, airport, mass transportation, waterways and logistic infrastructure of the National Institute Pipeline NIP. 6 पिलर ऑफ गति शक्ति इनिशिएटिव क्या है तो पहला है कॉम्प्रिहेंसिव. उसमें आ जाएगा इंटीग्रेटिंग ऑल एग्जिस्टिंग और प्लान्ड इनिशिएटिव ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज. अगला है प्रायोरिटाइजेशन, इनेबलिंग प्रायोरिटाइजेशन ऑफ प्रोजेक्ट थ्रू क्रॉस सेक्शनल इंट्रैक्शन. अगला ऑप्टिमाइजेशन, असिस्ट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज इन प्लानिंग फॉर मॉडिफिकेशन और एक्सपेंशन आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिटिकल गैप्स. अगला है synchronization by ensuring coordination of work between departments to reduce delay and clashes. अगला analytical, providing the entire data in one place with GIS based spatial planning and analytical tools. अगला dynamic, identify the vital initiatives, interventions for enhancing and updating the master plan of department. Next report है dedicated fridge corridor DFCS. न्यूज़ में क्या था the Eastern Dedicated Freight Corridor EDFC has been completed fully in October 2023. What is Dedicated Freight Corridor क्या है तो it is a railway corridor designed for the rapid and efficient transportation of goods and commodities characterized by high speed and high capacity. Aim क्या है तो decognition India's
railway network by separating freight traffic from passenger traffic on the railway network. Implementing agency क्या है? तो डेडिकेटेड फ्रिज कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड DFCCIL. It is a wholly owned enterprise of the Ministry of Railways set up in 2006 for the construction, maintenance and operation of DFCs. Dedicated coal corridor on a line of DFC. Railway Ministry developed DCC exclusively for coal transportation from Orissa, Jharkhand and Chhattisgarh to other part of the country. प्रोजेक्ट मैप ऑफ DFCCIL क्या है? तो यहाँ पे देखिए ग्रीन लाइन जो दिया हुआ है वो है दादरी संदल N. ये कनेक्ट कर रहा है सहनवाल, पिलांकी, कुर्जिया, दादरी, भूरपुर, सोनागर, गोमक, अंदाल. आप लोग देखिए कलर से इसे देख सकते हैं कितना कितना है. वेस्टर्न DFC 1176 आर किलोमीटर, टोटल लेंथ है 1506 आर किलोमीटर्स. ईस्टर्न DFC कॉरिडोर है जो 1337 आर किलोमीटर्स है. उसी तरह से ईस्ट कोस्ट DFC है, फिर ईस्ट वेस्ट DFC है. यहाँ पे आप लोग देखिए कॉरिडोर दिया हुआ, उसका नाम दिया हुआ ईस्ट कोस्टल कॉरिडोर है, खड़गपुर से विजयवाड़ा. उसी तरह से ईस्ट वेस्ट सब कॉरिडोर 1 पालघर से डंकुनी तक. फिर ईस्ट वेस्ट सब कॉरिडोर 2 राजकसवार से अंडाल. उसी तरह से नॉर्थ साउथ सब कॉरिडोर विजयवाड़ा से इटासी. अगला न्यूज़ है रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS प्रोजेक्ट. न्यूज़ में क्यों था? द फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रांजिशन सिस्टम RRTS वाज लॉन्च्ड विथ नमो भारत रैपिड एक्सट्रेन रनिंग फ्रॉम साहिबाबाद टू दुहाई डिपोट इन उत्तर प्रदेश. अबाउट RRTS प्रोजेक्ट क्या है? तो इट इज़ न्यू डेडिकेटेड हाई स्पीड हाई कैपेसिटी कंफर्टेबल कम्युनिकेट service connecting regional nodal in NCR. These will operate at a speed of 160 km per hour but are designed to be able to run at a speed of 180 km per hour. Different from metro and Indian Railway, it caters to passenger looking to travel relatively longer distance with fewer stops and at higher speed. It will provide reliable high frequency point to point regional travel at high speed along a dedicated pathway. NCRTC implementing the RRTS in the National Capital Region NCR. नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन NCRTC क्या है? तो अबाउट में क्या है? इनकॉर्पोरेटेड इन 2013 एज अ जॉइंट वेंचर कंपनी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ऑल स्टेट ऑफ दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान एंड यूपी. इट इज़ अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर MOH UA. पर्पस क्या है? तो इम्प्लीमेंटिंग द रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS प्रोजेक्ट अक्रॉस द NCR ऑफ इंडिया. कंपोजिशन में क्या है? तो सेक्रेटरी अर्बन अफेयर्स डिपार्टमेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. मैनेजिंग डायरेक्टर ए नॉमिनी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स. 1 नॉमिनेटेड डायरेक्टर ईच फ्रॉम द पार्टिसिपेटिंग स्टेट. 4 नॉमिनी डायरेक्टर फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? तो डिजाइनिंग, डेवलपिंग, इम्प्लीमेंटिंग, फाइनेंसिंग, ऑपरेटिंग एंड मेंटेनिंग RRTS. इंश्योरिंग बैलेंस्ड एंड सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट थ्रू बेटर कनेक्टिविटी एंड एक्सेस. अगला है कोची वाटर मेट्रो. न्यूज़ में क्यों था? तो रिसेंटली इंडियाज फर्स्ट वाटर बेस्ड मेट्रो कोची वाटर मेट्रो KWM वाज फॉर्मली इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर. अबाउट कोची वाटर मेट्रो क्या है? तो द कोची वाटर मेट्रो इज एन इनोवेटिव एंड सस्टेनेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दैट कनेक्ट्स वेरियस part of the city through its interstate network of water. The boats use lithium titanate oxide LTO batteries that can be charged in 15 minutes using a specially built charging system. LTO batteries are not only the safest commercially accessible battery in the world, but they are also long lasting with life cycle of 10 to 10 years. Last year Kochi Water Metro won the prestigious Gases Award France for the best commercial passenger electric boat in the world. अदर सच वाटर ट्रांसपोर्ट IWT सर्विस इन इंडिया कहाँ है? तो रोरो रोल ऑन रोल ऑफ फेरी सर्विस फॉर द मूवमेंट ऑफ व्हीकल एंड पैसेंजर अक्रॉस वाटरवेज. द सर्विस आर अवेलेबल इन वेरियस लोकेशन सच एज मुंबई, गोवा, केरला एंड ब्रह्मपुत्र रिवर इन असम. रोपैक्स roll on roll off come passenger ferry service between Mumbai and Mandwa, Maharashtra, developed under Western
वाटर फ्रंट डेवलपमेंट, अगला है रिवर क्रूज सर्विस। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज गंगा विलास हैज़ रिसेंटली फ्लैग्ड ऑफ टू प्रमोट रिवर क्रूज टूरिज्म इन इंडिया. It will cover a distance of more than 3,200 kilometers across 27 river systems in 5 states in India and Bangladesh. अगला न्यूज़ है नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड NCMC. न्यूज़ में क्या था, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI हैज़ रिसेंटली लॉन्च द NCMC रुपे प्रीपेड कार्ड. मोर अबाउट द कार्ड क्या है, तो NCMC लॉन्च्ड इन 2019 इज ऑल्सो नोन एज वन नेशन वन कार्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन मोबिलिटी. द कस्टमर में यूज अ सिंगल कार्ड फॉर पेमेंट अक्रॉस ऑल सेगमेंट including metro, bus, subway, railway, toll, parking, smart city, and retail. These are chip-based bank-issued card on debit credit prepaid card product platform. Unlike other chips-based card, NCMC are dual interference card which support both contact and contactless transaction. It was developed by the Ministry of Housing and Urban Affairs in association with National Payment Corporation of India (NPCI), Center for Development of Advanced Computing (CDAC), and Bharat Electronic Limited (BHEL). How does it work? The card utilizes indigenously developed payment ecosystem for transport, which consists of NCMC card issued by payment system provider like RuPay, Visa, MasterCard, Swikar, स्वचालित किराया ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम डेवलप्ड बाय सीडैक, स्वागत स्वचालित गेट डेवलप्ड बाय भेल. द NCMC chip card has an inbuilt radio frequency antenna which uses near field communication NFC technology to establish a secure connection with Swikar and Swagat to transmit payment. NFC is a short-range wireless connectivity technology that uses magnetic field induction to enable communication between devices when they are touched or brought within a few centimeters of each other. नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड NCMC क्या है, तो NCMC डुअल इंटरफेरेंस है. कॉन्टैक्टलेस इंटरफेरेंस कैसे होगा, तो मनी इज स्टोर्ड separately in an offline wallet to initiate contactless payment. There is a limit of number of transactions per day and amount to be debited per transaction may vary from using bank. May vary as per issuing bank. Top up of the wallet can be done only by online mode. अगला है contact interference. Utilizes money from the linked service saving a current account. PIN number is required to authenticate the transaction. अगला मैरीटाइम अमृत खेल विजन 2047. न्यूज़ में क्यों था, तो इंडिया लॉन्च द मैरीटाइम अमृत खेल विजन 2047 ड्यूरिंग द थर्ड ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 मुंबई. मोर ऑन द न्यूज़ में क्या है, तो इट प्रिपेयर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज फॉर मेकिंग इंडिया द ग्लोबल मैरीटाइम लीडर बाय 2047. द फर्स्ट मैरीटाइम इंडिया समिट वाज हेल्ड इन 2016 एट मुंबई विथ सेकेंड बीइंग हेल्ड इन 2021. मैरीटाइम अमृत खेल विजन 2047 क्या है, तो इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव रोड मैप टू ट्रांसफॉर्म इंडियाज मैरीटाइम सेक्टर थ्रू इनिशिएटिव अंडर द 11th थीम सस्टेनेबल एंड ग्रीन मैरीटाइम सेक्टर एम एट मेकिंग ऑल 14 मेजर पोर्ट्स कार्बन न्यूट्रल, embracing green fuel and making India a hub for hydrogen production and distribution. An inland vessel green transition program will be launched. 3 ports to set up the green hydrogen bunker: Paradip Port, Odisha; Dindayal Port, Gujarat; and Chitambram Port, Tamil Nadu. पोर्ट मॉडर्नाइजेशन में क्या है, तो ट्रांसफॉर्मिंग पोर्ट इनटू स्मॉल ऑटोमेटेड पोर्ट ऑफ द फ्यूचर एंड प्लेसिंग इंडियन पोर्ट अमंग द वर्ल्ड्स टॉप 25 पोर्ट्स. ग्लोबल प्लेयर इन शिप बिल्डिंग, रिपेयर एंड रिसाइकलिंग to attain a spot in the top 5 global shipbuilding center. Improving India's tonnage, quadruple port capacity to reach 10,000 million ton per capacity with 100% PPP public private partnership model at major ports. Ocean, coastal and railway cruise sector develop 25 cruise terminal to make India a leader in cruise tourism in the Asia Pacific region. Enhanced logistics में क्या होगा, तो enhanced modal share of coastal shipping and inland waterways from 6% to 12%. GOI aims at increasing operational waterway more than twofold. Other theme में क्या है, तो offer maritime professionals service in area like maritime law, finance, etc. World class education, research and training.
Maritime cluster development for streamlining the supply chain. Dedicated IMO cell in India for global maritime presence. Efficiency enhancement through a technology-driven innovation system. ग्रीन पोर्ट गाइडलाइंस 2023। न्यूज़ में क्या था, तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे MOPSW लॉन्च्ड हरित सागर इन द ग्रीन पोर्ट गाइडलाइंस 2023। ऑब्जेक्टिव ऑफ द गाइडलाइंस क्या है, तो हरित सागर गाइडलाइन 2023 इन्विसेग्स इकोसिस्टम डायनेमिक इन पोर्ट डेवलपमेंट ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस while aligning with working with nature concept and minimizing impact on biotic component of harbor ecosystem. It lays emphasis on the use of clean green energy in port operation, developing port capability for storage, handling and bunkering greener fuel via green hydrogen, green ammonia, green methanol, ethanol, etc. Highlight of the guidelines क्या है, तो port must meet at least 60% of electricity need via renewable energy by 2030 and 90% by 2047. Port must have at least one LNG bunkering station by 2030. Setting up electric vehicles charging station in and around port area by 2025. Provide for adopting Global Green Reporting Initiative GRI standard. Aspect of National Green Hydrogen Mission pertaining to ports. ग्रीन पोर्ट इनिशिएटिव क्या है, तो प्रोजेक्ट ग्रीन पोर्ट विथ 2 वर्टिकल ग्रीन पोर्ट्स इनिशिएटिव एंड स्वच्छ भारत अभियान. नेशनल सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग NCOEGPS पायलट प्रोजेक्ट इन इंडिया अंडर द IMO ग्रीन वियोग 2050 प्रोजेक्ट. ड्राफ्ट ग्रीन पोर्ट पॉलिसी. अगला रेलवे सेफ्टी इन इंडिया, तो न्यूज़ में क्या था, recent train accident in Balasore district of Odisha brought to the fore the issue of railway safety in India. Indian Railway क्या है, तो Indian Railway is the world 4th largest railway network after US, China, Russia and the entire track covering a route length of more than 67,000 kilometers. रेलवे सेफ्टी इकोसिस्टम इन इंडिया क्या क्या है, तो ऑपरेशनल लेवल पे क्या है, तो फायर एक्सटिंग्विशर, ट्रैक मैनेजमेंट सिस्टम, कवच, हॉट्स 3x फॉर ट्रैक सेफ्टी, ट्रैक रिकॉर्डिंग कार, ब्रिज मैनेजमेंट सिस्टम BMS, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग एंड अल्ट्रासाउंड फ्लो डायरेक्शन. एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे क्या है, तो कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी, रेलवेज डिप्रिसिएशन रिवर्स फंड, राष्ट्रीय रेल संस्कार कोष, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF. इश्यू इन रेलवे सेफ्टी इन इंडिया क्या है, तो डिटोरिएटिंग इन द ऑपरेटिंग रेशियो limits spending capacity on upgradation and safety. The operating ratio, that is the ratio of working expenses for tariff earning, was 107.4% in 2021-22. This implies that railway spend rupees 107 to earn rupees 100 for tariff operations. Derailments क्या, तो according to CAG 69% of railway accident in financial year 18 to financial year 2021 were because of derailments. Congestion of track, capacity utilization of about 10,000 km of railway track route exceeds 125%. Commission of Railway Safety CRS. Genesis क्या, तो yearly it was Railway Inspectorate. It was redesignated as the Commissioner of Railway Safety in 1961. हेडक्वार्टर लखनऊ उत्तर प्रदेश में. मिनिस्ट्री क्या, तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन. The rationale of keeping it under administrative control of Ministry of Civil Aviation is to keep the CRS isolated from the influence of railway establishment and prevent conflict of interest. Mandate क्या होगा, तो deal with matters relating to safety of rail travel and operation. Has statutory functions, inspectoral, investigatory and advisory under Railway Act 1989. Investigates seriously train accident. स्टेप टेकन टू रेलवे सेफ्टी क्या क्या है, तो राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष RRSK. It was dedicated fund created in 2017-18 to clear the backlog of critical safety and related work of railway. Faster development of Linky Hoffman Bush LHB coaches. LHB coaches are considered far safer than the older integral coach factory ICF coaches.
Advantage of LHB coaches include higher carrying capacity, lower haulage cost, high speed, low corrosion, low maintenance, high passenger comfort, better safety, etc. Bridge Management System (BMS), a web-based IT application developed to facilitate 24/7 availability of information. Electronic interlocking. Interlocking is a system meant to ensure that conflicting signals are not sent to trains. Introduction of Kavach system. It is one of the safety devices introduced to eliminate train colliding with each other. About Kavach में क्या है तो Kavach is India's automatic protection system in development since 2012 under the name of Train Collision Avoidance System (TCAS), which got rechristened to Kavach as Armor. It is an indigenously developed by the Research, Design and Standard Organization (RDSO) in collaboration with the Indian industry. It is a state-of-the-art electronic system with safety integrity level 4 (SIL4) standard. Key features क्या है तो provide protection for preventing train to pass the signal at red, which marks danger. Activates the train braking system automatically if the driver fails to control the train as per speed restriction. Prevents the collision between two locomotives equipped with functional Kavach system. Relies SOS message during emergency situation. Has centralized live monitoring of train movements through the network monitor system. In Kavach, the probability of error is 1 in 10,000 years. भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम भारत NCAP क्या है न्यूज़ में क्यों था तो भारत द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे MORTH हैज़ रोल्ड आउट एन indigenous star rating system for the vehicle to assess their safety in cases of collision. More on the news में क्या है तो it will enable India auto manufacturer to get their vehicle tested and evaluated on a 5-star rating scale as per automotive industry standard AIS 197. AIS 197 contains the overall assessment method, vehicle selection procedure, various tests and their assessment protocol. It is modeled on the global new car assessment program, global NCAP, that promotes the universal adoption of United Nations motor vehicle safety standard worldwide. Global NCAP is a major project of the Toward Zero Foundation, which is a UK registered charity. फीचर ऑफ भारत NCAP क्या है तो एप्लीकेबिलिटी क्या है टू पैसेंजर व्हीकल्स विल नॉट मूव more than 8 seats in additional to the driver seat 8+1 with gross vehicle weight not exceed 3500 kgs, which are either manufactured or sold in India. Combustion engine vehicle as well as CNG and electronic vehicle can be tested under this program. Testing protocol क्या है तो it will evaluate adult occupant protection AOP, child occupant protection COP, and fulfillment of safety assessment technologies. For this, 3 tests will be conducted: a frontal impact test, a side impact test, and side pole impact test. Based on the assessment, 2 separate star rating will be awarded for AOP and COP. The pole impact test will only be conducted for cars scoring 3 star and above. Format of testing क्या है तो testing will be voluntarily and car maker will be encouraged to offer their model for testing as per AIS 197. Bharat NCAP team will pick a base variant of the model offered through random sampling. The Automotive Research Association of India ARAI is mandated with testing the vehicle under the scheme at its laboratory in Pune and Chakan. तो यहाँ पे देख लेते हैं कंपैरिजन ऑफ ग्लोबल स्टैंडर्ड्स. क्राइटेरिया दिया हुआ है भारत NCAP है, ग्लोबल NCAP है और यूरोप NCAP है. तो फ्रंटल इम्पैक्ट टेस्ट में तीनों पास करता है, साइड इम्पैक्ट टेस्ट में तीनों ओके हैं, पोल साइड इम्पैक्ट टेस्ट इज ऑल्सो तीनों ओके. बिप्लैश टेस्ट में भारत NCAP नहीं उतरता, बाकी दोनों सही रहता है. AOP में तीनों ओके है, COP में तीनों ओके है, सेफ्टी असिस्टेंट टेक्नोलॉजीज़ में तीनों ओके है. पेडेस्ट्रियन ऑक्यूपेंट सेफ्टी के लिए भारत नहीं है, ग्लोबल है और यूरोप नहीं है.
इसी तरह से वेरिएबल रोड यूज प्रोटेक्शन के में भारत नहीं है, वर्ल्ड नहीं है, मगर यूरोप है। रिलेटेड न्यूज़ में देखते हैं तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI हैज़ इश्यूड गाइडलाइंस फॉर रेटिफिकेशन ऑफ एक्सीडेंट प्रोन स्पॉट ऑफ द नेशनल हाईवे। की हाईलाइट ऑफ द गाइडलाइंस क्या है तो NHAI प्रोजेक्ट डायरेक्टर कैन अंडरटेक रेटिफिकेशन ऑफ एक्सीडेंट प्रोन स्पॉट टू द ट्यून of up to 10 lakh per spot. Such accident prone spot are identified and recommended to be respective state police chief or by the district road safety committee. Short term measures costing more than 10 lakh or up to 25 lakh has been delegated to the concerned region office. Short term measures include installation of pedestrian facility like zebra crossing with advanced warning sign, cross barrier and railing, solar light, blinker etc. Dakar Declaration में क्या है तो it has been adopted in principle of 25 African countries after the first African Sub-Regional Conference on implementing global plan for road safety. It is a guiding document to support the implementation of decade of action for road safety 2021-23. It set the ambition target of preventing at least 50% of road traffic death and injuries by 2030. Black spot क्या है तो black spot a road accident. Black spot is a 500-meter stretch on a national highway where other 5 road accident with fatalities, grievous injuries occurred in the past 3 years, or there were 10 fatalities in total in past 3 years. अगला न्यूज़ है फंक्शनिंग ऑफ मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया। तो क्या है न्यूज़ में क्यों है तो रिसेंटली द डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन ट्रांसपोर्ट टूरिज्म एंड कल्चर प्रेजेंटेड द 352nd रिपोर्ट ऑन फंक्शनिंग ऑफ मेजर पोर्ट्स इन द कंट्री। पोर्ट्स इन इंडिया के क्या है तो पोर्ट्स इन इंडिया आर ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू 2 टाइप्स बेस्ड ऑन ट्रैफिक दे हैंडल। Major ports, they are under the direct administrative control of the central government and fall in the union list in the 7th schedule of the constitution. Minor ports, they fall under the jurisdiction of the respective state maritime board and fall in the concurrent list. There are 12 governmental owned major ports with 6 on the east coast and 6 on the west coast. The Major Port Authority Act 2021 and the Indian Port Act are the 2 principal status governing the functioning of major ports. Performance of the port in India. Turnaround time (TRT), time spent by a vessel at the port from its arrival to its departure across India port has been consistently declining from 94 hours financial year 13-14 to 52 hours financial year 23-24. ट्रैफिक में क्या है तो इंडियन पोर्ट हैव विटनेस्ड ए कंसिस्टेंट राइज इन container traffic from 555 million ton financial 2013 and 14 to 796 million ton in financial year 2023 and 24. Cargo क्या है तो cargo handling of the major port has steadily increased over the year. Operating ratio क्या है तो operating ratio, the rupee spent for every rupee earned has come down to rupees 48 from 53 in 2021. That is rupees 48 is spent for rupees 100 earned. Efforts that have been taken to improve the functioning of ports कौन कौन सा है तो overall monitoring, the Sagar Manthan dashboard was developed for regular monitoring of project and the financial and operational performance of the port. Real time tracking में क्या है तो सागर सेतु app has been launched to give real time information on vessel for better traffic management. Trade facilitation क्या है तो national logistic portal NLP Marine is a national maritime single window platform facilitating trade between importers, exporter and service provider. Monitoring of port performance indicator, Sagar Unnati has been implemented as a dashboard for monitoring all major ports key performance indicator like turnaround time. मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया देख लेते हैं कौन कौन सा है तो पहले वेस्टर्न कोस्ट पे देखते हैं तो कांडला पोर्ट जो अब दीनदयाल पोर्ट बन गया गुजरात में। अगला है महाराष्ट्र में मुंबई पोर्ट ट्रस्ट और JNPT। गोवा में है मंगलुरु मुर्मुगांव। गोवा में कर्नाटका में है न्यू मंगलोर। केरला में कोचीन। फिर उस तरह से ईस्टर्न कोस्ट पे देखते हैं तमिलनाडु में है तुतिकोरियन VO चिदम्बरम पोर्ट ट्रस्ट और चेन्नई है। फिर इन्नोर है करमाजोर पोर्ट
आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, उड़ीसा में पारादीप और वेस्ट बंगाल में है कोलकाता। डिड यू नो में देख लेते, द ओल्डेस्ट मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया इज द कोलकाता पोर्ट, नाउ कॉल्ड द श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, ओनली मेजर रिवराइन पोर्ट। मुंबई पोर्ट इज द इंडियाज लार्जेस्ट नेशनल पोर्ट एंड हार्बर। Kamaraja Port or the Innur Port in Tamil Nadu is the only corporatized port registered as a company. अगला सर्विस सेक्टर में देखते हैं, उसमें पहला है इंश्योरेंस सेक्टर। न्यूज़ में क्यों था, तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI इज वर्किंग टू इंट्रोड्यूस अ प्लान टर्म्ड भीमा ट्रिनिटी। मोर ऑन द न्यूज़ में क्या है, तो भीमा ट्रिनिटी विल इंक्लूड फॉलोइंग 3 कंपोनेंट्स। कौन कौन सा, तो पहला भीमा सुगम, इसमें आएगा प्लेटफॉर्म टू इंटीग्रेट इंश्योरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूटर वन टू वन प्लेटफॉर्म, acts as one step shop for customers who at a large stage can pursue service request and settlement of claim through the same portal। अगला है बीमा विस्तार, a blended risk cover for life, health, property and casualties or accidents, will have defined benefits for each risk that can be paid out faster than usual without the need for survivors। Bhima Vahak carrier, women centric in force to in each gram sabha that will meet the women head of each household to convince them about benefits of composite insurance product। करंट स्टेटस ऑफ द इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया क्या है, तो टोटल प्रीमियम इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रीमियम वॉल्यूम इट इज़ द 10th लार्जेस्ट मार्केट ग्लोबली विद एन एस्टिमेट मार्केट शेयर ऑफ 1.9%। इंश्योरेंस डेंसिटी क्या है, तो इन इंडिया इट हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 11.1 इन 2011 to $91 in 2021। Insurance density refers to the ratio of total insurance premium to whole population of a given country in a given year। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन क्या है, तो इन इंडिया इट हैज़ बीन स्टेडली इंक्रीज फ्रॉम 2.7% in 2000 to 4.2% in 2021। इंश्योरेंस penetration refers to the ratio of total insurance premium to gross domestic product in a given year। Insurance penetration in a life insurance sector was 3.2% in 2021, twice more than in a emerging market and slightly above the global average। रिलेटेड में न्यूज़ में क्या है, तो नेशनल इंश्योरेंस एकेडमी NIA released a report exploring the Indian insurance landscape। की हाईलाइट ऑफ द रिपोर्ट क्या है, तो इंडिया इज grappling with a health protection gap of 73%, leaving over 40 crore individual without health insurance, accounting for over 31% of country's population। HPG is defined as the difference between the level of healthcare cost which would be required to meet consumer need versus the amount that would be available to cover this cost। Protection gap क्या है, तो the report found 87% life insurance protection gap and a mortality protection gap exceeding 90% in 26 to 35 year age group across the country। MPG is the difference between the cover typically required by a family and the resources they have available should a wage earner pass away suddenly। Natural catastrophe insurance, almost 95% of country's population does not have natural catastrophic insurance। Crop insurance क्या है, तो insured area and some insured for crop insurance in India have decreased, accompanied by a decline in the number of insured farmers। अगला इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI। न्यूज़ में क्यों था, तो IRDAI हैज़ relaxed norms for surety bond to expand the surety insurance market by increasing the availability of such product। About insurance surety bond क्या है, तो it is a 3-party contract by which one party, the surety guarantees the performance of obligations of a second party, the principal of to a third party, the oblige। It acts as a security agreement for infrastructure project and insulate the contractor as well as the principal। Insurance security bond ISB allowed by Insurance Regulatory and Development Authority in April 2023 has been brought as a replacement of bank guarantee।
इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDAI क्या है? तो जेनेसिस क्या है? तो फॉर्म्ड एज अ स्टेटरी बॉडी अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट दैट इज IRDAI एक्ट 1999। हेडक्वार्टर हैदराबाद तेलंगाना में। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। मैंडेट क्या है? तो टू ग्रांट लाइसेंस टू री इंश्योरेंस कंपनी एंड इंश्योरेंस intermediaries to protect interest of policy holder, to regulate investment of fund by insurance companies, professional organization connected with the reinsurance business, to undertake inspection of conduct inquiries and investigation of their entitles connected with the insurance business. Entities regulated by IRDAI कौन कौन सा? तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज both public and private sector companies, general insurance companies, both public and private sector companies, reinsurance companies, agency channel, intermediaries like corporate agents, brokers, etc. अगला मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म। तो इसे हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे आपको हमारी यह पहल कैसी लगी और आप इससे कितने लाभान्वित हुए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें बहुत आवश्यकता पड़ती है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो इस बार के UPSC प्री देने वाले हैं, ताकि उन्हें भी करंट अफेयर में अच्छी खासी मदद मिल सके और अपने आप को अच्छा महसूस कर सके और एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में एक स्टेप हम उनके साथ और मदद कर सकें। तो मिलता है आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। जितना ज़्यादा रिवाइज करिएगा उतना ही अच्छा आपका होगा एग्ज़ाम में परफॉर्म करने के लिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।